चलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सा मैडम आप बोलो? चालू करेंगे आज सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ठीक है, सेल ऑफ गुड्स मतलब क्या? पता नहीं मैडम, बुक में ढूंढ रहे हैं हम लोग। अरे आंसर नहीं मिलेगा बुक में, यहाँ पे है ना स्क्रीन में। व्हाट डू यू मीन बाय सेल ऑफ गुड्स? फर्स्ट क्वेश्चन, सेल ऑफ गुड्स का मतलब क्या होता है? अच्छा, न्यू स्टूडेंट, ओके, दोनों न्यू है। हाँ, फर्स्ट लेक्चर, ओके, बाकी के लोग कंफर्टेबल? हाँ, वेरी नाइस। चैप्टर नंबर 2, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ठीक है, पहले तो ईयर कौन सा? 1930। मतलब पास हुआ 1930 में या एक्ट बना 1930 में? 1930 में एक्ट बना। न्यू स्टूडेंट्स, आपके लिए नॉलेज से के लिए हमेशा चैप्टर का नाम कैपिटल में। अरे पूरा कैपिटल में मैडम? नहीं, फर्स्ट लेटर ऑलवेज है कैपिटल। सेल ऑफ गुड्स का जी कैपिटल, एक्ट का ए कैपिटल, कॉमा करके मुझे ईयर का नाम चाहिए। ठीक है, चैप्टर का नाम लिखो सब लोग, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ठीक है, दिस रिलेट्स टू सेल, अरे सेल ऑफ गुड्स। ठीक है, सेल सबको पता है, परचेज सेल सबने सुना हुआ है, थोड़ा थोड़ा आइडिया है। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय गुड्स? मूवेबल, इमूवेबल, व्हाट इज गुड्स? मूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स नहीं होता। अरे होता है, अच्छा, इमूवेबल प्रॉपर्टी भी गुड्स होता है। ये बिल्डिंग गुड्स है, अच्छा बिल्डिंग गुड्स है। लैंड इज गुड्स, ये मैं भी नया सीख रही हूँ, दिस इज न्यूज टू मी, so I am trying to understand. What do you mean by goods? You said goods means either movable or immovable property. That is what you said. Agree? Immovable मतलब land, building, plant and machinery, ये सब immovable property है। ठीक है, कुछ कुछ plant and machinery movable भी आया, understood. But ये सब immovable property are goods. अरे हाँ ना, तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में ये भी कवर होगा। अरे हाँ या ना? चलो, मोबाइल है सबके पास मोबाइल? वेरी नाइस क्लास। इसको आप बेचते हो या खरीदते हो? नया मोबाइल खरीदना होगा, पुराना मोबाइल बेचना होगा। ठीक है, तो आपने गुड्स दिए किसी को, ठीक है, आपको कैश मिला, इज ए सेल ऑफ गुड्स। अरे इज ए सेल ऑफ गुड्स। उसके लिए आप अग्रीमेंट बनाते हो ना, अच्छा सा, कि मेरा प्रॉपर्टी, मोबाइल इज योर प्रॉपर्टी। अरे हाँ ना, तो आप लोग अग्रीमेंट बनाते हो ना, आई हियर बाय अग्री टू सेल माई मोबाइल टू सो एंड सो पर्सन। यस, क्या बोल रहे हैं? इसका नाम क्या है? सर्वेश, पवित्रा, ये पवित्र है, यथार्थ और साहिल। साहिल भाई ऐसा बोल रहा है, हम लोग जब भी मोबाइल खरीदते हैं या मोबाइल बेचते हैं, एक अच्छा सा स्टैम्प पेपर पे अग्रीमेंट बनाते हैं। एवरीवन अग्रीज टू दिस? अरे नहीं, नेक्स्ट टाइम मोबाइल खरीदने जाना, पापा में लाके गिफ्ट करते ना तो पता नहीं रहता। यू जस्ट पे कैश और क्रेडिट कार्ड से स्वाइप करते हो, मोबाइल घर पे लेके आते हो बिल के साथ। अग्री? अभी तो अमेजोन पे बाई करते हो यार। अग्रीमेंट बनता है क्या? नहीं। तो कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी जब सेल होता है तब बिल मिलता है, पर अग्रीमेंट बनता है क्या? स्टैम्प ड्यूटी पेमेंट की जरूरत है, रजिस्ट्रेशन की जरूरत है, कोई एक्ट भी लगता होगा मैडम, सेल ऑफ गुड्स एक्ट लगता है। तो अभी इमूवेबल प्रॉपर्टी जो आप लोगों ने बोला, सेल ऑफ गुड्स एक्ट अप्लाई करेगा उसको। तो अभी मेरी बात सुनो, जब लैंड, ये अगर प्रॉपर्टी बेचनी है सनी सर को, इमूवेबल प्रॉपर्टी, अरे क्लासरूम इमूवेबल, उठा के लेके जाओ पैक करके सूटकेस में, नहीं। इमूवेबल प्रॉपर्टी, नॉट मूवेबल, वांट टू सेल इट, तो ऐसे ही खाली बिल दे देंगे ना, पैसे लेके करोड़ों ऑफ रुपीज वो कलेक्ट करेगा और बोलेगा अरे बिल लेके जा, खत्म, एग्रीमेंट डन। नहीं, उसके लिए क्या बनाते हो? अग्रीमेंट। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के पेपर्स होते हैं, किसी और के नाम पे ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है, स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ता है, रजिस्टर करवाना पड़ता है रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लगता है। कौन सा एक्ट? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, उसको टोपा बोलते हैं, और बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल ये सोगा है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ये किसको अप्लाई होता है? मॉरल ऑफ द स्टोरी, मूवेबल प्रॉपर्टी। किसको? मूवेबल प्रॉपर्टी। तो गुड्स मतलब मूवेबल इमूवेबल दोनों,
यस, पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट किसको अप्लाई करता है? मूवेबल। किसको? कब आया? ओह फैक्ट, कितनी स्मार्ट क्लास है। चलो, बिफोर इनैक्टमेंट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट, इससे पहले कोई सेल ऑफ गुड्स रिलेटेड एक्ट ही नहीं था क्या? होगा ना मैडम, होता है ना। कौन सा था? द रिलेटिंग टू सेल, व्हाट इज रिलेटिंग टू सेल? ओके, द ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स वर रेगुलेटेड बाय इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. In 1930, section number 76 to 123 of the Indian Contract Act were repealed and separate act called in the Indian Sale of Goods Act 1930 was passed. अभी इसका मतलब क्या? पहले ये एक्ट से पहले रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं थे सेल ऑफ गुड्स के, थे पर कहाँ लिखे थे? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1932, 1932 ना? कौन सा है बाबा? 1872 वाला इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसमें सेक्शन नंबर 76 to 123 बात करता था सेल ऑफ गुड्स रिलेटेड। पर अभी इट वॉज अ नीड ऑफ द आवर, जरूरत थी, सेल ऑफ गुड्स ज़्यादा बढ़ रहा था, एक्ट रेगुलेशन ज़्यादा बढ़ रहे थे, तो उसको सेपरेट कर दिया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, रिपील कर दिया, मतलब कैंसिल कर दिया वहाँ की प्रोविजन, और यहाँ पे एक नया एक्ट बन गया। कब बना? 1930 में। तो इट इज़ नो लॉन्गर अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। याद रहेगा, ईयर्स प्लीज गड़बड़ मत करो, कुछ भी अपना मन से मत लिखो, ठीक है। चलो, इट केम इनटू फोर्स ऑन 1 जुलाई 1930। इंपॉर्टेंट डेट लिखना है अपने को, हमेशा याद रखना है कब इट केम इनटू फोर्स ऑन 1 जुलाई 1930 with effect from 22 September 1963 the word Indian was also removed. अरे मैडम ये क्या बोले जा रहे हो आप? Now the present act is called the Sale of Goods Act 1930. It extends to whole of India. ये पैरा कंप्लीट करने के बाद लिखाती हूँ। Sale is the most common transfer in business affected by contract of sale or to sale. Contract of sale and contract to sale. It is the only transfer in business which non-revisionary, which means that the goods will never be transferred to the seller. It is called absolute transfer. Now listen, we'll write the introduction first. ठीक है, इंट्रोडक्शन लिखा, पहले नाम लिखो, चैप्टर का नाम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ठीक है, ये अर्लियर कौन से एक्ट का हिस्सा था? इट वॉज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, पहले एक बार रिवाइज करते हैं, मैं लिखाती हूँ बाबा, रुक जा लिखा रही यहाँ पे। पहले वो कौन से एक्ट का हिस्सा था? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। कौन से सेक्शंस में सेल ऑफ गुड्स एक्ट का मेंशन होता था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के? 76 to 123। अभी वो रिपील कर दिए गए सेक्शंस, कौन से सेक्शन नंबर 76 to 123 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है रिपील्ड, कैंसल, वहां से निकाल दिए गए और एक नया एक्ट बना, कौन सा? सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ये इफेक्ट में कब आया? 1 जुलाई 1930। इसका नाम 1930 में क्या था? द इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। क्या था? इंडियन वर्ड था, द इंडियन वर्ड था ना, ध तो रहा, इंडियन निकाल दिया। इंडियन वर्ड कब निकाला? इट वॉज रिमूव्ड ऑन 22 of September 1963। मतलब अगर आप लोग सेल ऑफ गुड्स एक्ट पहले का देखोगे, बिफोर 1963 क्या लिखा होगा? द इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। अभी तो ऐसे होना चाहिए ना, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1963 होना चाहिए ना, तो 1930 क्यों रखा है? अरे नाम चेंज करने से एक्ट चेंज हो गया क्या? पूरा एक्ट चेंज किया? नहीं ना। बॉम्बे का नाम मुंबई चेंज किया तो बॉम्बे चेंज हो गया क्या? खाली नाम चेंज हुआ ना। When did it come into existence? On 1 जुलाई 1930। फोर्स पे कब आया? 30 में। तो एक्ट का ईयर वही रहेगा, खाली नाम इंडियन ही है ना बाबा, सबको पता है हम लोग इंडियन है, तो इंडियन वर्ड डिलीट कर दिया। कब? 22 सितंबर 1963। ठीक है, अभी ये एक्ट पहले जम्मू एंड कश्मीर को अप्लाई नहीं करता था, किसको अप्लाई नहीं करता था हम लोग को मतलब नहीं है। इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। जम्मू एंड कश्मीर इज पार्ट ऑफ इंडिया, यस। ठीक है, सेल इज द मोस्ट कॉमन वर्ड, ये सब लिखते हैं। अभी पॉइंट नंबर 1 फास्ट लिख रहे हम लोग। बिफोर इनैक्टमेंट ऑफ
बिफोर इनैक्टमेंट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, बिफोर इनैक्टमेंट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, comma, transactions relating to sale and purchase of goods, transactions relating to sale and purchase of goods were regulated by which act? Indian Contract Act, year 1872. शॉर्ट में लिख रही हूँ, बेफोर्स होगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सेक्शन नंबर बोलो, 76 टू 123। अभी क्या हो गया, ये सेक्शन हो गए रिपील। क्या बोलते हैं इसको, कैंसल को क्या बोलते हैं लीगल टर्म, रिपील। लिखा आप लोग ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 लिखा, ठीक है, ब्रैकेट में डालो सेक्शन नंबर 76 टू 123। नाउ दे आर रिपील्ड। न्यू एक्ट नेम क्या है, द इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 आया। रिपील होने के बाद कौन सा एक्ट आया, द इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 आया, विथ इफेक्ट फ्रॉम, ये कौन से इफेक्टिव डेट या फोर्स फ्रॉम, केम इनटू फोर्स फ्रॉम विच डेट, कौन सा डेट था बेटा, 1 जनवरी, जुलाई, 1 जुलाई 1930। अभी थर्ड पॉइंट, ये इंडियन वर्ड डिलीट कर दिया गया, इंडियन वर्ड डिलीटेड, कब, कौन से सितंबर, 22 सितंबर 1963, 22 सितंबर 1963। ये इंडियन वर्ड खाली डिलीट हुआ है बेटा, एक्ट वही है। तो अभी नया नाम क्या हो गया, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट या सेल ऑफ गुड्स एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट क्या है, पहले क्या लिखा, क्या है, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, क्यों खाली इंडियन वर्ड डिलीट किया है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, हमेशा कॉमा, 1963 ना, 1930। ईयर कौन सा लिखते हैं, हमेशा इफेक्टिव, जब से फोर्स में आया वो वाला ईयर होता है। उसके बाद कुछ भी चेंजेस हो, अमेंडमेंट हो, अमेंडमेंट इंक्लूड करते पर ईयर चेंज नहीं करते, ठीक है। पूरा एक्ट रिपील होता है तो ईयर चेंज होता है। अरे बाबा, इंडियन कंपनीज एक्ट था, कंपनीज एक्ट 1956 था अपना, वो पूरा एक्ट रिपील हो गया, कैंसिल हो गया। नया एक्ट कौन सा है, कंपनीज एक्ट 2013। ईयर क्यों चेंज किया, पूरा एक्ट ही चेंज कर दिया बेटा, प्रोविजन सेक्शन सब चेंज कर दिया। अभी अमेंडमेंट आ रहे तो हर साल चेंज करेंगे, 2020, 22 नहीं, जब पूरा एक्ट रिपील होके नया एक्ट बनता है। एक्ट कैसे बनता है बाबा, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट असेंट और पार्लियामेंट में पास होने के बाद कौन से, कहाँ पे पब्लिश होता है, ये ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश होता है कि आज से ये डेट से इफेक्टिव है ये एक्ट। अग्री, इतना याद है। तो जिस दिन वो पार्लियामेंट में पास हो जाता है, प्रेसिडेंट का एसेंट मिलता है, उस दिन का ईयर हम लोग मेंशन करते हैं, याद रहेगा। अमेंडमेंट कितने भी हो जाए ईयर चेंज मत करना, ठीक है। आगे बढ़े, चलो उतना लिखा सबने, ओके। सेल मोस्ट कॉमन ट्रांसफर ऑफ बिजनेस, अरे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनता है ना। इमूवेबल प्रॉपर्टी रहेगा तो अग्रीमेंट बनता है, अग्रीमेंट टू सेल अ प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी रहेगा तो फॉर सेल ऑफ प्रॉपर्टी, अरे प्रॉपर्टी है ना, मूवेबल प्रॉपर्टी भी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो फॉर सेल, टू सेल, डिफरेंस क्या है वो सब पढ़ेंगे, डोंट वरी। अभी बेसिक कॉन्सेप्ट, हमेशा कौन सा सेक्शन बताता है डेफिनेशन के बारे में, सेक्शन 2।
जनरल केसेस सेक्शन 2 ऑलवेज स्पीक्स अबाउट डेफिनेशंस, एक्सेप्शंस है हाँ, जनरल क्लॉजेज एक्ट में डेफिनेशन सेक्शन नंबर 3 में है। पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी, नॉर्मल पढ़ रहे हैं, बेसिक लेवल फाउंडेशन। डेफिनेशंस नॉर्मली जनरली कम्स अंडर सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 1 बायर। अरे सेल की बात कर रहे हैं, बायर सेलर की बात करेंगे ना, सबसे पहले कौन आएगा, कोई खरीदार होगा तो ये अपने गुड्स बेचोगे ना, तो बायर कम्स अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 1। बायर मीन्स अ पर्सन हु बाइज और अग्रीज टू बाय गुड्स, जो खरीदता है या अग्री करता है खरीदने को, उसको कौन बोलते हैं, बायर। ठीक है, आप लोग मैगी खरीदने जाते हो, ठीक है, मैगी खरीदी तो आप बायर हो, या फिर आप बोल के गए बाबा 10 पैकेट मैगी के रेडी रख, मैं राउंड मार के आता हूँ, आई पिकअप, फ्रेंड के पास मिल के आता हूँ, आई पिकअप द गुड्स, तो आपने अग्री किया। अरे कॉन्ट्रैक्ट कब होता है, अग्री होने पे ही कॉन्ट्रैक्ट होता है, उतना पढ़ा हम लोगों ने, ऑफर, एक्सेप्टेंस, कॉन्ट्रैक्ट, याद आया, कंसिडरेशन। पर यहाँ पे जो बाय करता है गुड्स उसको बायर बोलते हैं, पर जो अग्री टू बाय करता है उसको भी बायर बोलेंगे या उसको सेलर बोल देंगे, सेलर। साहिल ने अग्री किया कि वो 10 पैकेट मैगी के खरीदेगा, ठीक है, अभी वो सेलर हुआ ना, जो पैकेट्स खरीदता है उसको सेलर बोलते हैं बायर। तो बाइज और अग्रीज टू बाय बिकम्स अ बायर अंडर सेल ऑफ गुड्स एक्ट सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 1। अग्री 2 क्लॉज 13। मैडम ये लोग जंप क्यों मार रहे हैं, अरे बेटा लाइन में जा रहे हैं ना, पहले बायर, बायर किसके पास खरीदेगा, सेलर, सेलर के पास खरीदेगा। सेलर मीन्स अ पर्सन हु सेल्स और अग्रीज टू सेल, सिंपल, बाइज अग्रीज टू बाय, बायर 1, ठीक है। 3 नंबर पे कौन आ गया, 13, 1 3 13 कौन आया, सेलर। अरे मैडम इतना पीछे क्यों डाल दिया, वो उन लोग की मर्जी, अपनी मर्जी नहीं चलती है ना, हम लोग 1 2 3 4 5 कुछ भी लिख सकते हैं, नहीं, जो डेफिनेशन दिया है वही लिखना है। 2 क्लॉज 13 बात करता है बायर की, है ना, सेलर की, जाग रहे हो, ठीक है। बायर का 2 क्लॉज 1, 2 क्लॉज 13 सेलर। सेलर कौन होता है, सेल्स और अग्रीज टू सेल, जो शॉपकीपर है जिसने सेल किया गुड्स आपको या अग्री किया, हाँ मेरे पास मैगी की पैकेट से मैं रेडी रखता हूँ, आप लेके जाना, ही इज अ सेलर, याद हुआ। चलो डिलीवरी, डिलीवरी मतलब वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ पोजीशन फ्रॉम 1 पर्सन टू, वॉलेंट्री मतलब चोरी चकारी करके उठा के लेके आए, किसी का गुड्स चलता है क्या, साहिल किसी का पॉकेट मार के गुड्स लेके आए, ट्रांसफर ऑफ गुड्स हुआ, अरे ट्रांसफर ऑफ पोजेशन हुआ, पोजेशन, पहले ओनर तो अभी भी वही है बेटा, ये चोरी का माल अपना नहीं है, पर पोजेशन ट्रांसफर हो गया, तो इज इट डिलीवरी, डिलीवरी में क्या कंपलसरी, वॉलेंट्री ट्रांसफर, अपनी मर्जी से किसी को गुड्स देना। कोई बंदा रास्ते पे मर रहा था, एक्सीडेंट हो गया है ना, अननोन बंदा सोने की घड़ी वड़ी पहन के मर रहा था, वैसे थोड़ी दिखता है मेरा एक्सीडेंट होने वाला है, मैं सोने की घड़ी पहन के नहीं जाऊँ, गले में सोने की चेन थी, घड़ी पहन के घूम रहा था, है ना, यथार्थ वहां पे पहुंचा, पहचानता यथार्थ, नहीं यथार्थ नहीं पहचानता उसको, पर यथार्थ ने क्या किया, अंकल क्या हो गया करके घड़ी वड़ी ले ली, चेन वेन अंगूठी सब निकाल लिया उसका, डिलीवरी आ गई ना, बराबर ना, सेल ऑफ एक्ट बोलता है पोजेशन ऑफ गुड्स, तो उसके पास पोजेशन ऑफ गुड्स है, तो इज इट सेल ऑफ गुड्स, क्यों, उसे बेचा नहीं, आपने खरीदा नहीं, वैसा। अच्छा, डिलीवरी मतलब वॉलेंट्री ट्रांसफर, उसकी मर्जी से, वो मरते मरते बेचारे को बोलेगा ना जा यथार्थ लेके जा, मैं तुझे नहीं पहचानता पर घड़ी लेके जैसे बोला नहीं, तो हमेशा वॉलेंट्री, अपनी मर्जी से। थ्रेट, मिस रिप्रेजेंटेशन, ये सब पढ़ा ना हम लोग ने, अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनसाउंड माइंड वाले बंदे जो आपको ट्रांसफर ऑफ गुड्स करते हैं, वो लोग भी वॉलेंट्री ट्रांसफर करते हैं, यस, बट अंडर इन्फ्लुएंस, इज इट वॉलेंट्री ट्रांसफर, नो इट इज नॉट वॉलेंट्री ट्रांसफर, तो उसको डिलीवरी बोलेगी क्या, नहीं, तो डिलीवरी कम्स अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 2। बायर क्या लेने आया था, डिलीवरी ऑफ गुड्स, वॉलेंट्री ट्रांसफर फ्रॉम सेलर टू बायर, सेलर टू बायर, पोजेशन ट्रांसफर हो रहा है, यस, फ्रॉम 1 पर्सन टू अनदर, डिलीवरी मीन्स वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम 1 पर्सन टू अनदर, डिलीवरी समझा, टाइप्स ऑफ डिलीवरी आएगा। अभी पवित्र भाई साहब को गाड़ी खरीदनी है, ठीक है, उसके फ्रेंड ने बोला मुझे मेरी गाड़ी बेचनी है, अग्री,
अग्रीमेंट हुआ 5 लाख में, सेकेंड हैंड कार है 5 लाख में मिल रहा है उसको। भाई साहब को गाड़ी की चाबी दे दी, इज इट डिलीवरी ऑफ गुड्स? वॉलेंट्री ट्रांसफर, चाकू वाकू लेके नहीं गए थे ना, नहीं, अग्रीमेंट किया था प्रॉपर, ठीक है, वो ट्रांसफर करने को रेडी है, आप पैसे देने को रेडी हो, 5 लाख कैश लेके गए थे, ठीक है, आपने डिलीवरी लेनी थी कार की, उसने खाली चाबी थमा दी, डिलीवरी हुआ क्या? अरे डिलीवरी हुआ क्या? नहीं, तो चाबी बिना गाड़ी चलाओगे ना। वेयर हाउस में किसी के गुड्स पड़े, आपको गुड्स कलेक्ट करने, वेयर हाउस का डील रहेगा तो इमूवेबल प्रॉपर्टी आ गया, पर वेयर हाउस में जो गुड्स पड़े वो मूवेबल प्रॉपर्टी है ना, तो उसके गुड्स लेने हैं आपको, आपके फ्रेंड के पास गुड्स खरीद लिए आपने, भी गुड्स की डिलीवरी तो चाहिए ना, आपको पोजेशन चाहिए, बोलता है चाबी ले जाओ वेयर हाउस की, तू ले तेरे पास से गुड्स जितने लेने तुझे, ठीक है, इतना भरोसा है। इज इट डिलीवरी ऑफ गुड्स? दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क। अरे उसने चाबी दी, गुड्स नहीं दिए, उसने चाबी दी, कार नहीं दिया, इज इट डिलीवरी ऑफ गुड्स? नो, तो क्या बोलते हैं उसको? टाइम पास। नो सेल, नो कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज इट? चलो सेल ऑफ गुड्स इज अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उतना तो अग्री कर रहे हैं अभी सब लोग, है ना। कॉन्ट्रैक्ट रहता है, एक बायर रहता है, एक सेलर रहता है, एक ऑफरर रहता है, एक ऑफरी रहता है, दोनों अग्री करते हैं, कम्स टू एन अग्रीमेंट फॉर अ कंसिडरेशन, लॉफुल कंसिडरेशन विद कंसेंट, कंसेंसस एड इडम, ये सारे वर्ड्स पढ़े ना हम लोगों ने, तो इट कम्स टू सेल ऑफ गुड्स एक्ट। तो यहाँ पे पोजीशन ऑफ गुड्स ट्रांसफर हो रहा है, नहीं, कार वो लेके जाएगा, चाबी लेके फ्रेम करेगा, क्या रे मुझे कार मिल गई, चाबी से वो कार स्टार्ट करने वाला है, लेके जाएगा, तो पोजीशन ऑफ गुड्स हो रहा है, नहीं हो रहा है? यस, दिस इज कॉल्ड सिंबॉलिक डिलीवरी। कौन से टाइप्स ऑफ डिलीवरी में आएगी ना, वेयर हाउस उठा के नहीं दे सकते ना, सामान उठा के तो दे सकते ना मैडम, पर उतना कष्ट करने से बेटर चाबी दे दी कि बाबा तू तेरा सामान उठा ले वहां से, मैं क्यों खर्चा करूँ, ट्रक लेके जा, सामान लेके जा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड डिलीवरी ऑफ गुड्स। दिस इज कॉल्ड वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर ऑफ गुड्स। अग्री? 2 क्लॉज 1 डेफिनेशन किसकी? बायर। 2 क्लॉज 2 बायर क्या करेगा? डिलीवर करेगा गुड्स। किसको करेगा? सेलर। तेरा गुड्स किसका है? तेरा है, सेलर का, ठीक है। सेलर का गुड्स वो किसको दे रहा है? बायर को। तो 2 क्लॉज 13 कम्स एज सेलर। इजी। चलो नेक्स्ट 2 क्लॉज 7, हम साथ साथ हैं, भले पोजीशन चेंज होगा, गुड्स साथ साथ रहते हैं। 2 क्लॉज 7, व्हाट इज गुड्स? गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट, it is always movable property other than actionable claims and money, and includes stocks and shares, growing crops, grass and things attached to or forming part of the land which are agreed to be severed before the sale or under contract of sale। मैडम ये बहुत भारी है, क्या लिखा है बाबा? पहले तो गुड्स साथ साथ रहते हैं, गुड्स मतलब एवरी काइंड ऑफ विच प्रॉपर्टी? मूवेबल प्रॉपर्टी। ये गुड्स है, रिमोट, मोबाइल, लैपटॉप, आईपैड, यस, एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी इज गुड्स। अभी लैंग्वेज सुनो और मूवेबल प्रॉपर्टी है या नहीं बोलो। ट्रीज अ मूवेबल प्रॉपर्टी? नहीं, उसको काट दिया तो? इफ यू कट द ट्रीज आर दे मूवेबल प्रॉपर्टी? यस, एक्सेप्ट स्टैंडिंग टिम्बर। क्या आएगा? स्टैंडिंग टिम्बर, ठीक है। थिंग्स अटैच टू लैंड आर इमूवेबल प्रॉपर्टी, आएगा इमूवेबल प्रॉपर्टी का। अटैच टू लैंड मतलब सेपरेट नहीं कर सकते। ट्रीज जो कट किए जाते हैं सेल के लिए वो मूवेबल हो गए, ठीक है, याद रहेगा। व्हाट डू यू मीन बाय एक्शनेबल क्लेम्स? एक्शनेबल क्लेम्स का मतलब क्या? एनीवन? क्लेम जो जिस पे एक्शन खेलेंगे, डिशुम फाइटिंग, बराबर ना? हाँ बोल दो। अच्छा लड़कियों नाम बोलो बाबा। आकांक्षा। वन मोर। थैंक यू। आकांक्षा और भाविनी। वन मोर। संपदा।
आकांक्षा मैडम को लोन चाहिए, ठीक है, कितने का? 1 करोड़। भाविनी अग्रीज टू गिव ₹1 करोड़ टू आकांक्षा, ठीक है। फ्यूचर में आकांक्षा को उसको रिफंड करना है। आकांक्षा किसको देगी? संपदा को ना। आकांक्षा विल रिटर्न आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद 1 करोड़ वापस रिटर्न करेगी। किसको? भाविनी को। आज की डेट 3 फेब 22। उसको कब रिफंड करना है? 3 फेब, 1 साल बाद रिफंड करना है, ठीक है। भाविनी के पास 1 करोड़ रुपीस कब वापस आने वाला है? 3 फेब 23 को, ठीक है। अभी संपदा मैडम ने कुछ कर्जा लिया था भाविनी से। संपदा मैडम ने कुछ कर्जा लिया था भाविनी से, बराबर ना? भाविनी बोलती मैं सबको पैसे देती रहती हूँ, है ना, बांटने का काम है। नहीं, इस बार भाविनी हैज टेकन लोन ऑफ 1 CR फ्रॉम संपदा। उसने क्या किया? संपदा से पैसे लिए, आकांक्षा को दे दिए। पॉसिबल है? अरे पॉसिबल है ना। या फिर उसको पैसे देने के बाद भाविनी को जरूरत पड़ गई 1 करोड़ की। अभी भाविनी को 1 करोड़ किसको रिटर्न करना है? संपदा। कितने साल बाद? क्या कुछ लिखा है? नहीं। चलो 3 फेब को भाविनी का पैसा आने वाला है, ठीक है। वो बोल सकती है मैं तुझे पैसा दूं 3 फेब को, उसके बदले तू डायरेक्ट आकांक्षा से ले ले। आकांक्षा अगर पैसा नहीं देगी मैं उस पर केस कर सकती हूँ। इट इज माई लीगल थिंग। व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड एक्शनेबल क्लेम। 1 करोड़ रुपीस जो भाविनी को लेने किससे? आकांक्षा से। देने किसको है? संपदा को। तो आपस में बोलती तुम लोग आपस में देख लो बाबा, मैं रिसीट दे देती हूँ तुझे। प्रॉमिसरी नोट दिया होगा ना साइन करके कि बाबा मैं 1 साल बाद 1 करोड़ रुपीस दे दूंगी। उसने वो प्रॉमिसरी नोट ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, और बोला आकांक्षा से पैसे ले ले। व्हाट इज दिस? 1 करोड़ का प्रॉमिसरी नोट। इट इज कॉल्ड एक्शनेबल क्लेम्स। अगर आकांक्षा ने 1 करोड़ नहीं दिया तो भाविनी केस कर सकती है, ठीक है, और फिर 1 करोड़ लेके संपदा को वापस भी दे सकती है। इज दिस गुड्स? प्रॉमिसरी नोट इज मूवेबल प्रॉपर्टी। अरे प्रॉमिसरी नोट मतलब एक चिट्ठी रहती है ना, मूवेबल प्रॉपर्टी ना। नो, इट इज नॉट मूवेबल प्रॉपर्टी एज पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट। इट इज कॉल्ड अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स। मतलब ये जो आप लोग आपस में खेल रहे हो ना, केस ट्रांसफर ऑफ प्रॉमिसरी नोट या चेक ट्रांसफर करते रहते हो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर करते रहते हो, ये सब मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं गिना जाता। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में नहीं आता। मैडम तो कौन से एक्ट में आता है? पढ़ेंगे, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में आता है। फिलहाल एक्शनेबल क्लेम्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ गुड्स। वो साथ नहीं आते। 2 क्लॉज 7 में एक्शनेबल क्लेम्स इंक्लूड नहीं होते, याद होगा। ऑल मूवेबल प्रॉपर्टी, अरे हाँ, ऑल मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी। पैसा भी मूवेबल प्रॉपर्टी है पर मनी भी इंक्लूड नहीं होता, ठीक है। कोई किसी को पैसे दे दे, बांटा रहता है ना, मैं तुझे पैसे देता हूं, तू दूसरी नोट दे दे, इज इट सेल ऑफ गुड्स? नहीं, मनी इज नॉट इंक्लूडेड इन मूवेबल प्रॉपर्टी। आपने 500 की नोट दी, उसने 2000 की नोट दी, 500 की 4 नोट दी, 2000 हुए, सामने वाले बंदे ने 2000 दिए, इज इट सेल ऑफ गुड्स? क्या सेल कर रहे हो? कुछ भी नहीं। तो मूवेबल प्रॉपर्टी है मनी, बट इट इज नॉट इंक्लूडेड इन सेल ऑफ गुड्स। एंड इंक्लूड्स, अभी एक्सक्लूड्स 2 थिंग है। एक्सक्लूड्स क्या था? एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी। इट इज एक्सक्लूडिंग इट, ठीक है, बट इंक्लूडिंग व्हाट? स्टॉक एंड शेयर्स। स्टॉक मतलब लाइफ स्टॉक वाला, घास फूस ऐसा नहीं। शेयर्स का पूरा बंडल रहता है ना, उसको बोलते हैं स्टॉक। स्टॉक्स, शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स इंक्लूड होते हैं। इज इट मूवेबल प्रॉपर्टी? यस, इफ दे आर सेपरेबल। अरे क्रॉप्स ग्रो करके कट करके बेचते हो ना। ग्रास एंड थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड विच आर अग्रीड टू बी सेवर्ड। सेवर्ड क्या होता है? सेपरेटेड। क्या बोलते हैं? विच आर अग्रीड टू बी सेपरेटेड बिफोर सेल और अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। पॉन्ड में फिशेस रहती है, सुना है क्या?
अरे पॉन्ड में रहती है ना फिशेस, या ऊपर फ्लाई करती है फिशेस पॉन्ड में। अगर पॉन्ड सेल कर दिया, ठीक है, बोला लीज पे दे दिया, ठीक है, तो फिशेस यूज कर सकते हैं क्या? इज इट सेल ऑफ गुड्स? नो। तो फिश ऐसे अटैच टू होते हैं, नॉट फॉर सेल। तो इफ यू कैन सेपरेट समथिंग फ्रॉम अर्थ, ठीक है, इज इट सेल ऑफ गुड्स? यस। तो पॉन्ड के साथ फिशेस फ्री में मिल रहे हैं, बट ऑब्वियस यू कैन नॉट रिमूव ऑल द फिशेस एंड सेल द पॉन्ड और गिव द पॉन्ड ऑन लीज और समथिंग। तो फिशेस आर मूवेबल प्रॉपर्टी विच आर गिवन अलॉन्ग विथ इमूवेबल प्रॉपर्टी। फ्री में दिया जाता है ना। अरे सारे तालाब की फिशेस, काला तालाब में फिशेस है, पूरा तालाब खाली कर दो, फिशेस मार दो और फिर पॉन्ड सेल करो, ऐसे करोगे है ना। तो मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों साथ में बेचते हैं। यस। अभी वापस आते हैं हम लोग लिखने पे। 2 क्लॉज 7 लिख रहे पहले। वेट, न्यू पेज। I'll rub this out. यहाँ पे लिखना बाकी है किसी का? Anyone knows नया पेज कैसे स्टार्ट करते हैं? हम लोग आते हैं। चलो लिखो 2 क्लॉज 7। क्या लिखोगे? पता नहीं मैडम, आप जो बोलो वो। चलो राइट डाउन 2 क्लॉज 7 गुड्स। गुड्स में लिखो एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। अग्री? एरो। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट कौन से दो? एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी। एक्सेप्ट एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी, ठीक है, इतना लिखा। एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी। अभी लिखो इंक्लूड्स, नीचे एरो करके लिखो इंक्लूड्स। क्या? स्टॉक एंड शेयर्स, स्टॉक एंड शेयर्स। नेक्स्ट ग्रोइंग क्रॉप्स, नेक्स्ट grass, things attached to earth, and can be separated before contract of sale। सेल करने के बाद वो बंदा सेपरेट कर पाए, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। पर बिफोर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अगर सेपरेबल है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे मूवेबल प्रॉपर्टी। फिश सेल से पहले ही सेपरेबल थी या आप लोगों ने बाद में रिमूव की, अलग से निकाला उसको? इट इज सेपरेबल ना। ट्रीज, लैंड सेल किया तो इट इज सेपरेबल है। आप लोग बोलोगे अरे तू सेल कर ले, बाद में हम लोग सेपरेट करके देंगे, नहीं, यू विल कट द ट्रीज एंड देन सेल, ठीक है, बिफोर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। वापस बोलो गुड्स की डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम में केस स्टडीज आते हैं प्लस गुड्स की डेफिनेशन एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेनेशन आता है 4 मार्क्स, ठीक है। इट इज कॉल्ड, इट मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी, इंक्लूड्स हाउ मच? स्टॉक एंड शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, grass, things attached to earth or forming part of earth, separable before contract of sale। याद हो गया? कितनी डेफिनेशन पढ़ी? पता नहीं मैडम, 4 5 4। 2 क्लॉज 1 वहां पे देखना बंद करो बेटा, छोड़ो।
2 clause 1 buyer, 2 clause 7, 2 clause 2 delivery, 2 clause 13 याद हुआ, आगे बढ़े, 2 clause 4 डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स। अरे अभी क्या है, इट इंक्लूड्स मतलब इंक्लूसिव डेफिनेशन, उतना तो पता है ना, इंक्लूसिव डेफिनेशन, एग्जॉस्टिव डेफिनेशन याद है। एग्जॉस्टिव मतलब क्या लिखा होगा, मीन्स। किसके साथ अपॉइंटमेंट है वो कब से घड़ी देके जा रहा है। चलो, एग्जॉस्टिव डेफिनेशन मतलब मीन्स लिखा होता है। डेफिनेशन दो टाइप की रहती है ना बेटा, इंक्लूसिव, एग्जॉस्टिव। मीन्स मतलब इसका मतलब इतना ही, और इंक्लूड्स मतलब इंक्लूसिव डेफिनेशन मतलब ये सारी चीजें इंक्लूड। ये कौन सी डेफिनेशन है, इंक्लूसिव, ये एग्जॉस्टिव, ये इंक्लूसिव। ये दोनों क्या है, टाइप्स ऑफ डेफिनेशंस। अग्री। चलो, इट इंक्लूड्स बिल ऑफ लीडिंग, डॉक वारंट, वेयर हाउस कीपर्स सर्टिफिकेट, वॉफिंगर्स सर्टिफिकेट, रेलवे रिसीट, वारंट or order for delivery of goods and any other document used in ordinary course of business as a proof of possession or control of goods। अरे मैडम ये क्या है, पहले तो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स है, ऑफ गुड्स नहीं है। इंपॉर्टेंट, अभी इसका मतलब कौन समझाएगा मुझे। एक डॉक्यूमेंट है टाइटल टू गुड्स का, टाइटल टू गुड्स मतलब ये गुड्स मेरा है, ठीक है, मेरे पोजेशन में, मैं लीगली हेल्ड कर रहा हूँ, ठीक है, उसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स। चलो, कस्टम्स की बात सुनिए, क्या बाहर से इंपोर्ट कराते हो, टीवी, वीसीआर, मोबाइल, लैपटॉप, कहाँ पे आता है, इंडिया में कस्टम्स ऑफिस में जमा रहता है, कस्टम ड्यूटी पे करो, आपका कलेक्ट करो। तो जब कस्टम ऑफिसर आपके बिहाफ पे आपके गुड्स पोजेशन में रखता है, उसके पास क्या है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स, मतलब उसके पास एक रिसीट रहेगा जिसमें लिखा होगा आप ट्रू ओनर हो। आप जाके रिसीट का हिस्सा बताओगे, मैंने पेमेंट किया है, मैंने कस्टम ड्यूटी सब भर लिया है, आई एम द ट्रू ओनर, आई कैन टेक इट। तो फिलहाल पोजेशन किसके पास है, कस्टम ऑफिसर के पास। लीगल पोजेशन है, यस, आपके बिहाफ पे होल्ड करके रखा है। तो आप कौन सा डॉक्यूमेंट बताओगे, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स, के मैं ट्रू ओनर हूं बाबा, मुझे पोजेशन दे दो। उसके बिना पोजेशन मिलेगा। पुराने जमाने में शिप से गुड्स जाते थे, सुना है ना, तो शिप में जो मैनेजर रहता है, जो शिप का ओनर रहता है, ठीक है, गुड्स किसका कौन सा सामान कैसे पता चलेगा, सब गुड्स लोड कर दो पहुंचा देगी, जिसका जो होगा उठा के लेके जाएगा, बराबर ना, सबका ये सबका सामान सब डाल दिया अंदर, वहां पे जो रिसीव करने आएगा बोलेगा मेरा सामान तू लेके जा, तेरा सामान तू लेके जा, जिसको जो लेके जाना है चलता है नहीं। तो हाउ डू यू कम टू नो हुज गुड्स आर विच, मैडम नाम लिखा होगा, नाम तो सबका लिखा होता है बेटा, यहाँ पे लिखा होगा कौन था अपने लोग, आकांक्षा का नाम, भाविनी का नाम, संपदा का नाम, सबका नाम लिखा हुआ है, ठीक है। वो बोलती है मैं आकांक्षा हूँ, ये बोलेगी मैं भाविनी हूँ, कितने सारे ओनर आ जाएंगे। तो हाउ डू यू नो हु इज द ट्रू ओनर, और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, कि ट्रू ओनर को गुड्स मिला नहीं मिला, ओनर की है ना, ओनर ऐसे भगवान है ना, उसको पता चल जाएगा अरे ये ट्रू भाविनी है, ये ट्रू आकांक्षा है, वही गुड्स लेने आई है, बाकी सब नकली है। तो चेक कैसे, आईडी कार्ड रहता है, वो सब अभी रहता है ना बेटा, पुराना एक्ट है ना 1930 का, तो अभी ये सब फैसिलिटी नहीं थी ना, तो सीसीटीवी वगैरह सब रहता, तो फ्लाइट में भेजते गुड्स, तो अभी गुड्स हम लोग शिप में क्यों भेजते हैं, है ना, 4-5 महीने बाद पहुंचता है बेचारा गुड्स। अरे हाँ ना, आउट ऑफ इंडिया तो 4-5 महीने बाद पहुंचेगा ना बेचारा, तो अभी क्या करे। हाउ डू यू कम टू नो कि वो बाबा जो आपके पास डॉक्यूमेंट है बताओगे तो पता चलेगा, उसको बोलते हैं बिल ऑफ लीडिंग। शिप रिलेटेड है ना, बिल ऑफ लीडिंग रहता है। बिल ऑफ लीडिंग क्या रहता है, ओनर ऑफ द गुड्स, साहिल भाई साहब के गुड्स जाने हैं यहाँ से दिल्ली सपोज, ठीक है, यथार्थ भाई साहब इज द बायर, हु इज द सेलर, साहिल इज द सेलर। सेलर की डेफिनेशन 2 क्लॉज, किसका गुड्स है, डेफिनेशन का नंबर चाहिए, 2 क्लॉज 13।
साहिल इज द सेलर ऑफ गुड्स, हु इज द बायर, यथार्थ। ठीक है, गुड्स डायरेक्ट ऐसे यहाँ से यहाँ दिल्ली पहुंच जाएगी ना, ऐसे थ्रो करेगा, वहां से वो कैच करेगा, पहुंच गए, बराबर ना। अरे ऐसे ही होता है, आप लोग को पता नहीं, कुछ आता ही नहीं आप लोग को। ऐसे होता है ना, यहाँ से फेंका, वहाँ दिल्ली कैच हो गया, नहीं ना, उसने शिप में डाल दिया गुड्स। वहाँ का जो ओनर रहता है, ठीक है, वहाँ उसके पास बिल ऑफ लीडिंग की कॉपी देना पड़ेगा। बिल ऑफ लीडिंग इज अ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड इन ट्रिप्लिकेट, कितना, 3 कॉपी। कितना कॉपी बनता है, 3 कॉपी। एक सेलर रखता है, एक शिप के ओनर को देता है, और एक सेंड कर देगा कोरियर या अपना पोस्ट, पुराना जमाना है ना, पोस्ट से सेंड कर देगा बायर के पास। ठीक है, 3 कॉपी रहेगा। ठीक है, अभी जब गुड्स लेने पहुंचेगा ना बायर, उसको वो बिल ऑफ लीडिंग की कॉपी बतानी पड़ेगी ओनर को, वो क्रॉस वेरीफाई होके फिर उसको गुड्स मिल जाएगी। समझ में आ रहा है? पुराने ज़माने में नोट फाड़ के देते थे ना, नोट का नंबर मैच करो, याद आया, मूवीज़ में देखा था वैसे टाइप का। तो ये बिल ऑफ लीडिंग क्या है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स। आप ट्रू ओनर हो, ठीक है, उसलिए आप डॉक्यूमेंट लेके आए हो, आपको पोजीशन मिल जाना चाहिए। समझ में आया? वैसे ही डॉक वारंट, डॉक वारंट क्या रहता है, डॉक यार्ड में आपके गुड्स पड़े, आके पड़े, आप लेने नहीं आए, ठीक है, तो एक डॉक वारंट इशू किया जाता है। आप ट्रू ओनर हो, चेक होने के बाद आपको पोजीशन मिलता है। नेक्स्ट इज वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट। वेयर हाउस में, एक ही वेयर हाउस में 10 लोगों के गुड्स पड़े हो सकते हैं, यस, तो आपके गुड्स कौन से वेरीफाई करने के लिए एक डॉक्यूमेंट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट वॉर फिंगर सर्टिफिकेट। ये वॉर फिंगर कौन है, अब्रॉड, आउट ऑफ इंडिया से जो गुड्स आते हैं ना, कस्टम ऑफिसर्स रखते हैं ना, उसका वेयर हाउस को क्या बोलते हैं, वॉर्फ इंगर्स। वॉर्फ INGERS, ये वॉर्फ फिंगर नहीं है बेटा, वॉर्फ और इंगर्स, ठीक है, उसका एक सर्टिफिकेट रहता है। रेलवे रिसीट, अरे गुड्स, हॉर्स, पुराने जमाने में घोड़ा, गाय, ये सब भी ट्रेन से भेजे जाते थे, ठीक है, तो एक रेलवे रिसीट होता था कि बाबा गुड्स हमारे हैं, हम लोग को दे दो। ठीक है, वारंट और ऑर्डर फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड एनी अदर डॉक्यूमेंट यूज्ड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एज अ प्रूफ ऑफ पोजेशन और कंट्रोल ऑफ गुड्स। मतलब आपके पास लीगल पोजीशन है और ओनर को आप देने वाले हो, उसको क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स। क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स। याद रहेगा, इसमें बिल ऑफ लीडिंग की डेफिनेशन होनी चाहिए, पर नहीं होगी तभी मैं लिखाती हूँ। फिलहाल इतना लिखो, 2 clause 4 डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स। ठीक है, इसमें डेफिनेशन नहीं लिखा रही हूं मैं, आपको बिल ऑफ लीडिंग एक्सप्लेन कर रही हूं। एक एक्सप्लेन हो गया तो आपको बाकी सब याद हो जाएगा। ठीक है, लिखो बिल ऑफ लीडिंग, बिल ऑफ लीडिंग, ओके। व्हाट डू मीन बाय बिल ऑफ लीडिंग? चलो, किसका सामान है, मेरा, साहिल के गुड्स। साहिल इज द बायर और सेलर, सेलर। 2 clause 13 में उसकी डेफिनेशन है। ठीक है, साहिल ने सेल किया गुड्स किसको, यथार्थ। ठीक है, यथार्थ इज द बायर की डेफिनेशन। कहां से जा रहे गुड्स, शिप से गुड्स जा रहे। साहिल क्या बनाएगा, सेलर ऑफ द गुड्स विल प्रिपेयर इन ट्रिप्लिकेट, 3 कॉपी, क्या, बिल ऑफ लीडिंग, BOL। एक कॉपी खुद के पास रखेगा, एक कॉपी किसको देगा, शिप का ओनर, मैनेजर को नहीं है, शिप का ओनर, और एक कॉपी सेंड करेगा बायर, बायर के पास। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बिल ऑफ लीडिंग। जब यथार्थ पहुंचेगा कॉपी के बिना तो उसको गुड्स मिलेंगे नहीं। इसमें और एक ट्विस्ट है, अगर शिप का ओनर लेता है ना तो बिल ऑफ लीडिंग, ओनर बना के देगा बिल ऑफ लीडिंग, बोलेगा ओके, साइन करके आपको रिसीट देगा। पर
मैनेजर रहता है ना, मैनेजर या कोई और बंदा क्लीनर वगैरह, वो मेड्स रिसीट देता है। व्हाट इज मेड्स रिसीट? ओनर के पास अथॉरिटी है बिल ऑफ लेडिंग की, और बाकी जो भी बनाएगा वो मेड्स रिसीट, ऐसे लिखा हुआ है, कॉन्सेप्ट है सेल ऑफ गुड्स में। तो मैनेजर लिख के रखो, एनी अदर पर्सन, मैनेजर या एनी अदर पर्सन अगर रिसीट पे साइन करता है या गुड्स रिसीव करता है आपके बिहाफ पे, तो वो क्या देगा? मेड्स रिसीट। इतना लिखो। इजी। 2 clause 1 buyer, 2 clause 2 delivery, 2 clause 7 goods, 2 clause 4 document to title of goods। अभी पढ़ रहे हैं ना, वही है ना, यही है। फिर 2 clause 13 seller, अरे बायर या सेलर? सेलर। बिल ऑफ लेडिंग समझा? अभी तक डाउट? सेल ऑफ गुड्स इजी। व्हाट डू यू मीन बाय गुड्स? ऑल मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सक्लूडिंग एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी, इंक्लूडिंग स्टॉक एंड शेयर्स, ग्रास, ट्रीज, और क्या? नॉट ऑडिबल। ग्रोइंग क्रॉप्स, ओके। और things attached to earth or forming part of earth which are separable before the contract of sale। agree? ये लिख के हुआ? हाँ ना? नहीं? एग्जाम में पूछ सकते हैं बिल ऑफ लेडिंग एक्सप्लेन करो 2 मार्क के लिए, ठीक है? तो आप लोग एग्जाम्पल की तरह लिख सकते हो। मैडम मॉड्यूल में नहीं दिया तो भी पूछते हैं, बेटा सीए में पढ़ रहे हो ना, पूछते हैं, 2 मार्क का पूछ लेंगे। बड़े आगे, ये BOL क्या है? हाँ, जाग रहे, बिल ऑफ लेडिंग। गुड्स की डेफिनेशन 2 clause 7। ये सब सेक्शन नंबर्स हैं बेटा। बड़े आगे, मैडम रुक जाओ, ठीक है? बंद हुआ नहीं हुआ? चलो अभी फ्यूचर गुड्स। अरे मैडम फ्यूचर गुड्स मतलब क्या? फ्यूचर में जाएंगे? नहीं, इधर ही फ्यूचर गुड्स मिलते। व्हाट डू यू मीन बाय फ्यूचर गुड्स? फ्यूचर में मिलने वाले गुड्स अभी तक बने नहीं है, बनने वाले। 2 clause 6 बात करता है फ्यूचर गुड्स की, 2 clause 7 बात करता है गुड्स की ना, तो उससे पहले फ्यूचर गुड्स बन गए, गुड्स से पहले ही फ्यूचर गुड्स। हाँ, ये एक्चुअली नेम वाइज रहता है, ABCDEFG, एफ के बाद जी आता है ना, नॉर्मली अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डेफिनेशन रहती है, तो इसलिए फ्यूचर गुड्स पहले, गुड्स बाद में, ठीक है? लॉजिक, ठीक है? Future goods means goods to be manufactured or produced or acquired by the seller after the making of contract of sale। मतलब अभी तक मैन्युफैक्चरिंग नहीं हुआ या प्रोडक्शन नहीं हुआ या फिर एक्विजिशन नहीं हुआ, ठीक है, पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे? फ्यूचर गुड्स, ठीक है? आपको चाहिए 10 लीटर्स ऑफ ऑयल, पर शर्त है 1-1 लीटर की बॉटल में भर के दें, उसके पास रेडीमेड नहीं है। 10 लीटर्स ऑफ एडिबल कुकिंग ऑयल है, ठीक है? आपकी मम्मा ने बोला है 1-1 लीटर की बॉटल में चाहिए, 10 लीटर चाहिए। अभी बेचारे के पास पूरा कैन है, डब्बा भरा हुआ है, तो जो 1-1 लीटर की बॉटल में वो डालने वाला है उसको क्या बोलेंगे? फ्यूचर गुड्स। अभी तक रेडी है क्या? प्रोड्यूस करना है? नहीं। मैन्युफैक्चर करना है? नहीं। अक्वायर करना है कुछ फॉर्म में कंप्लीट होने के बाद, तो उसको क्या बोलेंगे? फ्यूचर गुड्स, ठीक है? आपने ऑर्डर दिया मुझे 10 शर्ट्स चाहिए, वाइट शर्ट्स फॉर माय ऑफिस स्टाफ, अभी तक मैन्युफैक्चर हो गया क्या? नहीं। रेडीमेड ले रहे हो तो फ्यूचर गुड्स है क्या? नहीं। रेडीमेड ले रहे हो तो गुड्स है, पर ऑर्डर देके बनवा के ले रहे हो तो फ्यूचर।
समझ में आया? प्रोडक्शन, कुछ प्रोड्यूस करना है। अच्छा ये अपना क्या, मास्क, सैनिटाइजर। सैनिटाइजर आपको बहुत सारी बॉटल्स चाहिए है ना, तो आप लोग बोलते हैं इन लोग पे भरोसा नहीं, अच्छा सा फॉर्मूला लेके अच्छा नया मैन्युफैक्चर करके दे। तो इज इट करेंटली अवेलेबल? नो। फ्यूचर में अवेलेबल होगा? यस। उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करोगे। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल? अग्रीमेंट टू सेल, ऑफर, एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू अग्रीमेंट। अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिएबिलिटी गिव्स यू कॉन्ट्रैक्ट। मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट होता है ना? अरे हाँ ना, हाँ। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर के लिए है, कॉन्ट्रैक्ट कब बना? आज। डिलीवरी ऑफ गुड्स कब मिलेगा? फ्यूचर में। कब होने के बाद? मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन या एक्विजिशन होने के बाद। ये मैप लिखो। व्हाट डू यू मीन बाय मैप? मैन्युफैक्चरिंग का M, एक्विजिशन का A, प्रोडक्शन का P। फ्यूचर गुड्स मीन्स गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड, एक्वायर्ड और प्रोड्यूस्ड बाय whom? बाय सेलर आफ्टर द मेकिंग ऑफ, मतलब सेलर या फिर मैन्युफैक्चर करेगा, अभी तक सेलर के पास रेडी नहीं है, या वो प्रोड्यूस करेगा, या वो कहीं और से ढूंढ के लेके आएगा, एक्वायर करेगा, फिर आपको सेल करेगा। तो इसको क्या बोलेंगे? फ्यूचर गुड्स। 2 क्लॉज 6, एक गुड्स से पहले एक वाला, गुड्स से पहले फ्यूचर गुड्स, गुड्स से पहले फ्यूचर गुड्स, याद रहेगा। ये मैप लिखो और 3 वर्ड्स लिखो। चलो फ्यूचर गुड्स 2 क्लॉज 6 लिखो, मैन्युफैक्चर्ड, एक्वायर्ड, प्रोड्यूस, मैप, उतना ही लिखो। पूरा डेफिनेशन मत लिखने बैठो, जस्ट रिक्वायर द शॉर्ट फॉर्म। फ्यूचर गुड्स को कहाँ ढूंढोगे? मैप में ढूंढोगे, ऐसे याद करना है, चलेगा? मैन्युफैक्चर्ड, एक्वायर्ड, प्रोड्यूस, इतने एक्ट्स है, इतने डेफिनेशन है, सब बाय हार्ट करने मत बैठो, थोड़ा सा लॉजिक ढूंढो, अपने आप याद हो जाता है। ठीक है? अभी गुड्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं ना, गिफ्ट दे रहे हैं ना? नहीं, प्राइस देना पड़ेगा। प्राइस की डेफिनेशन 2 क्लॉज 10, 2 क्लॉज 10 मीन्स मनी कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ गुड्स। मतलब बार्टर चलेगा क्या? नहीं। बार्टर ऑफ गुड्स के बदले गुड्स नहीं, पैसे के बदले पैसा नहीं, बार्टर इज नॉट अलाउड। इसको क्या बोलते हैं? मनी कंसिडरेशन कंपल्सरी। मनी में कंसिडरेशन, गुड्स देना है और पैसा लेना है, या पैसा देना है गुड्स लेना है। गुड्स के बदले गुड्स, इज इट सेल ऑफ गुड्स? नो। अरे मैडम दोनों का फायदा हो, कॉन्ट्रैक्ट है हाँ, पर इज इट सेल ऑफ गुड्स? अग्री। प्राइस का मतलब मनी कंसिडरेशन। प्राइस लिखो 2 क्लॉज 10, मनी कंसिडरेशन, ओनली 1 वर्ड। बार्टर करके क्रॉस करो। प्राइस 2 क्लॉज 10, राइट डाउन मनी कंसिडरेशन, बार्टर लिखो, क्रॉस मारो, बार्टर लिखो, क्रॉस मारो, इजी। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मीन्स द जनरल प्रॉपर्टी इन गुड्स एंड नॉट मियरली अ स्पेशल प्रॉपर्टी। अरे व्हाट डू यू मीन बाय जनरल प्रॉपर्टी, स्पेशल प्रॉपर्टी, ये सब क्या है? जनरल प्रॉपर्टी और स्पेशल प्रॉपर्टी में डिफरेंस? जनरल मतलब जनरली है वे लेके घूम रहे, और स्पेशल मतलब अपनी खुद की प्रॉपर्टी। तो बाजू वाले की प्रॉपर्टी भी बेच सकते हैं। साहिल का फ़ोन यथार्थ जाके बेच के आएगा, चलेगा ना? जनरल प्रॉपर्टी, स्पेशल प्रॉपर्टी, ऐसे चलता है। यहाँ पे प्रॉपर्टी का मतलब जनरल प्रॉपर्टी बोला है, तो स्पेशल प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते हैं। मैडम डिफरेंस क्या होता है पहले वो बताओ, है ना? व्हाट डू यू मीन बाय स्पेशल प्रॉपर्टी? ये मूवेबल प्रॉपर्टी है ना, जिसके नाम की रहती है वही अग्रीमेंट कर सकता है, पर मूवेबल प्रॉपर्टी कोई भी सेल कर सकता है। अच्छा, ग्रॉसरी शॉप ओनर को देखा है? सब लोग ने देखा है? अच्छा, ग्रीन ग्रॉसर, सब्जी वाला ग्रीन ग्रॉसर, सब लोग पहचानते हो? हाँ, कहीं ना कहीं तो देखा होगा ना मार्केट में। हाँ, वो ओनर है क्या गुड्स का? सब्जी वो खरीद के लेके आया है, उसके पापा मम्मी ने इन्वेस्टमेंट किया है, किसने क्या किया है, किसी और ओनर ने बोला है बेचने के लिए, चेक करते हो? सर्टिफिकेट, लाइसेंस ला, फिर तेरे पास खरीदेंगे? नहीं, उसके पास क्या रहता है? जनरल प्रॉपर्टी इन गुड्स। उसके पास गुड्स है, आप खरीदने गए, पैसे दिए, गुड्स ले लिए। चेक करते हो क्या तेरा गुड्स है? तेरे पास लाइसेंस है, यहाँ बैठने का भी लाइसेंस है? इट इज कॉल्ड
जनरल प्रॉपर्टी इन गुड्स. You are presuming in good faith कि he is the true owner. It is a presumption that he is the true owner of goods and you are buying the goods. पर स्पेशल प्रॉपर्टी मतलब क्या? जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, कार वगैरह आप खरीदने गए तो पेपर्स के बिना, चेक किए बिना खरीदोगे? प्रॉपर्टी खरीदने गए तो ओनर कौन है चेक करोगे कि तेरे नाम पे प्रॉपर्टी पेपर्स है या नहीं. तो दैट इज कॉल्ड स्पेशल प्रॉपर्टी इन गुड्स. जनरल मतलब यू डोंट गो ऑन फाइंडिंग आउट द ट्रू ओनर बट यू बाय द गुड्स. अग्री? तो उसमें कुछ एग्रीमेंट वगैरह नहीं रहता. मॉरल ऑफ द स्टोरी, मूवेबल प्रॉपर्टी में आप लोग चेक नहीं करते वो ट्रू ओनर है या नहीं. आप मोबाइल शॉप में जाते हो, मोबाइल खरीदे, बोलते तूने लीगली खरीदा है, कस्टम एक्साइज सब पेमेंट किया है, अब्रॉड से मंगाया, तो ऐसे चेक करते हो? नहीं. यू आर प्रिज्यूमिंग कि इतनी बड़ी शॉप लेके बैठा है तो जनरलाइज उसको अथॉरिटी रहेगी मूवेबल प्रॉपर्टी बेचने की. से ग्रॉसरी शॉप ओनर को भी प्रॉपर्टी बेचने की, मूवेबल प्रॉपर्टी बेचने की, सीड्स और सब बेचने का राइट्स रहेगा. आप कल ही जाके खरीद के आते हो, इतना डिटेलिंग कोई नहीं करता. तो दिस इज कॉल्ड जनरल प्रॉपर्टी एंड गुड्स. वी आर डीलिंग विद सेल ऑफ गुड्स इन केस ऑफ जनरल प्रॉपर्टी एंड गुड्स. अग्री? डाउट? लास्ट for definition, specific goods, it means goods identified or agreed upon at the time where the contract of sale is made. या फिर देख के बताया या अग्री किया. what do you mean by identified? भाविनी, हाँ भाविनी मैडम बॉटल लेने गए, वाटर बॉटल, उसको चाहिए पिंक कलर की वाटर बॉटल. भी उसके पास 10 पिंक कलर की बॉटल है, बोलती है बारबी डॉल वाली चाहिए. बारबी में भी 5 ऑप्शन है मैडम, तो अभी वो बोलेगी ये बारबी अच्छी है. तो व्हाट डिड यू डू? यू आइडेंटिफाइड द गुड्स एंड यू अग्रीड दैट आई वांट टू बाय दिस बॉटल. तो उसको क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक गुड्स. अभी वो दुकानदार पैसे लेने के बाद कोई और सादी पिंक कलर की बॉटल दे दे, चलेगा? कोई और बारबी डॉल वाली बॉटल दे दे, चलेगा? नहीं. बिकॉज इट मीन्स यू हैव आइडेंटिफाइड अ पर्टिकुलर गुड्स और अग्रीड अपॉन अ पर्टिकुलर थिंग. वही आपको चाहिए. ये सब मैगी के पैकेट्स में रहता है, अरे ये वाला अच्छा पैकेट है, वो अच्छा पैकेट है. नहीं, वो स्पेसिफिक गुड्स है, नहीं वो जनरलाइज है. आप बोलते हो 12 रुपये का पैकेट दे दे, ठीक है, 12 रुपये के 5 पैकेट चाहिए आपको मैगी के, तो क्या बोलेगा? वो जनरलाइज गुड है. वो स्पेसिफिक है क्या? उसमें पैकेट में भी येलो कलर, रेड कलर, व्हाइट कलर, ऐसे सब कलर्स मिलते हैं आपको? नहीं. तो स्पेसिफिक गुड्स क्या रहते हैं? आपने स्पेसिफिकेशन दिया और वही चाहिए. आप लोग मर्सिडीज खरीदेंगे, ठीक है, मर्सिडीज में भी टाइप रहता है? नहीं, पर कलर रहता है. आपने बोला मुझे ब्लैक कलर की मर्सिडीज चाहिए, यही मॉडल चाहिए, ठीक है, स्पेसिफिकेशन दिया, इतने लाख की जो भी है उतना अग्री किया. अभी कोई वो लोअर मॉडल, इकोनॉमिक मॉडल दे दे आपको लाल कलर का, चलेगा क्या? तो स्पेसिफिक गुड्स इज ऑलवेज आइडेंटिफाइड एंड अग्रीड अपॉन. अग्री? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गुड्स, जनरलाइज गुड्स एंड स्पेसिफिक. नॉर्मल स्टॉक में जनरलाइज रहता है. और आप ऑयल खरीदने गए थे, ठीक है, आपने स्पेसिफिकेशन दिया था मुझे 1-1 लीटर की बॉटल में चाहिए, वो 10 लीटर एक कैन में डाल के भी दे सकता था, पर आपने स्पेसिफिकेशन दिया तो दीज आर स्पेसिफिक गुड्स. वो स्पेसिफिक गुड्स क्या होता है? फ्यूचर गुड्स होता है. जो आप अभी नहीं प्रिपेयर्ड है तो फ्यूचर गुड्स, अभी रेडी है बॉटल तो अभी स्पेसिफिक गुड्स आइडेंटिफाइड, अग्रीड अपॉन, ओके करके लेके जाइए, ठीक है. तो स्पेसिफिक में भी फ्यूचर गुड्स ऑल्सो एंड करंट गुड्स ऑल्सो. याद रहेगा? डाउट? डाउट? चलो, कितने डेफिनेशन पढ़े? 9. सेक्शन नंबर बोलो सबके साथ में. पहले लास्ट के फ्यूचर गुड्स 26, प्राइस 10, दोनों हाथों से पैसे देने मतलब 10, ठीक है. प्राइस, प्रॉपर्टी मतलब 11, पैसे देने के बाद प्रॉपर्टी आपकी हुई, पैसे दिए 10 तो प्रॉपर्टी आपकी हुई 11. और 14 नंबर स्पेसिफिक गुड्स. 14 मतलब स्पेसिफिकली आप बोल रहे हो मुझे यही गुड्स चाहिए, 14, ठीक है. अभी इसके बारे में सेक्शन नंबर बोलना चालू करो. कितने सेक्शन पढ़े हम लोग ने? 9. नंबर 1 कौन सा? ओके, बायर. 2 क्लास. सेकेंड, अच्छा सेलर. 2 क्लास 13. थर्ड डिलीवरी. 2 क्लास 2, 3, 5. 2 class 2. Next, goods. 2 class 7. हम साथ साथ. Next,
डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 4, 2 2 जा 4, 6 फ्यूचर गुड्स, फ्यूचर गुड्स का डेफिनेशन कहाँ पे दिया है? 2 क्लॉज 6, 7th ओके, प्राइस कितने हाथों से दोगे बाबा? दोनों हाथों से, 2 क्लॉज 10, 8th प्रॉपर्टी, 2 क्लॉज लास्ट स्पेसिफिक गुड्स, यही गुड्स चाहिए अपने को, 2 क्लॉज सेक्शन नंबर के साथ याद। डाउट इजी, अभी तक डाउट है? दीज आर जनरलाइज डेफिनेशन गिवन अंडर सेक्शन नंबर 2 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ईयर बोलो, याद रहेगा। आगे बढ़े, चलो अभी नया डेफिनेशन। अरे मैडम आपने बोला डेफिनेशन सेक्शन नंबर 2 में आता है, अभी मेन चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। सेक्शन नंबर 4 डिफाइन करता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा, अग्रीमेंट बनाएंगे, जरूरी नहीं है रिटर्न हो, ओरल कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट भी होता है। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितने? एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सप्रेस? ओरल या रिटर्न। ओरल या रिटर्न हो तो क्या बोलते हैं? एक्सप्रेस। इम्प्लाइड मतलब आपके एक्शंस, डीड्स, जेस्चर्स से पता चलता है, उसको क्या बोलेंगे? इम्प्लाइड। ठीक है, अभी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? A contract of sale is a contract whereby the seller transfers or agrees to transfer the property in the goods to the buyer for price। ये मैडम हम लोग पढ़ा वही है बाबा, वापस पढ़ते। Contract of sale of goods, here goods means which goods? Only movable goods, whereby a seller transfer, हमेशा seller ट्रांसफर करता है मैडम, और अग्रीज टू ट्रांसफर हो, हम लोगों ने पढ़ा क्या ट्रांसफर करेगा? प्रॉपर्टी, डेफिनेशन पढ़ा हम लोगों ने। इन गुड्स टू द बायर फॉर अ, ये सारी डेफिनेशन को मिक्स करके क्या डाल दिया हम लोग ने? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। रिपीट करेंगे, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ इज अ कॉन्ट्रैक्ट, इज अ वेयर बाय द transfers or agrees to transfer what? The property in what? In goods to whom? To the buyer for वापस चलो। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कौन सा एक्ट पढ़ रहे बाबा? सेल ऑफ गुड्स। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स वो क्या है? पहली चीज, पहला तो वो कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट क्यों बना? वेयर बाय द सेलर transfers or agrees to transfer what? Property. Transfers or agrees to transfer what? Property in goods to whom? To the buyer for a, याद हुआ? चलो अभी सीक्वेंस वाइज 4 क्लॉज 1 पढ़ रहे हैं हम लोग। व्हाट इज दिस? डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, टू सेल नहीं है बेटा, ऑफ सेल टू सेल डेफिनेशन पूरा चेंज होता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या है? It is a अच्छा, it is a contract, ठीक है। whereby who agrees? Seller transfers or agrees to transfer what? Property of goods to whom? For a खत्म। याद करने की जरूरत है प्लीज, बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है। जितना बाय हार्ट करने की ट्राई करोगे ना उतना मैं तंग करूंगी, है ना। चलो आगे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज अ जेनेरिक टर्म विच इंक्लूड्स बोथ सेल एज वेल एज अग्रीमेंट टू सेल। जेनेरिक टर्म मतलब जनरलाइज टर्म है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, उसमें दोनों होते हैं। सेल मतलब अब भी हुआ, और अग्रीमेंट टू सेल मतलब फ्यूचर गुड्स का अग्रीमेंट। अरे वो भी सेल होने वाला है पर अब भी नहीं हुआ तो उसको क्या बोलेंगे? अग्रीमेंट टू सेल। सेल मतलब 4 क्लॉज 3, अग्रीमेंट टू
सेल मतलब 4 क्लॉज 3। अरे मैडम ये लोग क्या डालते हैं हमेशा। चलो 4 क्लॉज 1, 4 क्लॉज 1 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अभी पूरी डेफिनेशन बोली ना आप लोगों ने। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या है? पहले तो वो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या है? वेयर बाय द सेलर ट्रांसफर्स और अग्रीज टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स टू द फॉर अ, ठीक है। इसमें दो थिंग इंक्लूड होती है, कौन सा? सेल, अग्रीमेंट टू सेल, सेल अग्रीमेंट टू सेल, ठीक है। मतलब 4 क्लॉज 3 बात करता है सेल और एग्रीमेंट टू सेल। अग्रीमेंट टू सेल नहीं रहता है, एग्रीमेंट टू सेल रहता है, SELL, ठीक है। वेयर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर्ड, सिंपल प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस पढ़ा था इंग्लिश में। हाँ, इज ट्रांसफर मतलब करंटली, अभी के अभी मैगी खरीदने गए, 12 रुपए दिए, मैगी का पैकेट उठाया, घर पे लेके आया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म। अरे एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, यस। इज इट सेल या अग्रीमेंट टू सेल इन फ्यूचर? सेल। तो इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, द प्रॉपर्टी इन गुड्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू बायर, द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड सेल। इजी। ऑल्सो कॉल्ड अग्रीमेंट ऑफ सेल। इसको अग्रीमेंट ऑफ सेल नहीं बोलते, सेल नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? SLE, सेल। सेल हो गया, खत्म हो गया, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। अब कुछ भी चीज, पेन, पेंसिल, बुक, कुछ भी खरीदने गए, पैसे दिए, सामान खरीदा, घर पे आ गया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म। इसको क्या बोलते हैं? सेल या एग्रीमेंट टू सेल, अग्रीमेंट टू SALE, सेल। याद रहेगा। इज इट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल या कॉन्ट्रैक्ट टू सेल? इट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, 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 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। इसका मतलब क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का? आप कुछ भी सामान खरीदने गए, प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर, बायर सेलर को सेल करेगा, फ्रॉम सेलर टू बायर, प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स इज ट्रांसफर्ड, इज मतलब करंटली ट्रांसफर्ड, फ्रॉम सेलर टू बायर इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। सेल भी बोल सकते हैं, अरे हाँ ना, अग्रीमेंट ऑफ सेल भी बोल सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए अग्रीमेंट होना चाहिए ना। हाँ, तो अग्रीमेंट ऑफ सेल भी बोल दो चलेगा। वेयर द प्रॉपर्टी इन गुड्स, लीगल ओनरशिप ऑफ गुड्स इज टू बी ट्रांसफर्ड फ्यूचर डेट टू द बायर एट सम फ्यूचर डेट और ऑन फुलफिलमेंट ऑफ अ सर्टेन, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज कॉल्ड अग्रीमेंट टू। इसको भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बोलेंगे। अरे सेल के लिए कॉन्ट्रैक्ट है ना, कॉन्ट्रैक्ट तो सेल के लिए बना है, पर ये अग्रीमेंट टू सेल है, अग्रीमेंट टू सेल। आपने जो ऑयल खरीदने गए थे, ठीक है, बोला था 1-1 लीटर की बोतल में डाल के दे, मैं लेके जाता हूँ। वो पहले ट्रांसफर करेगा, 1-1 लीटर की बोतल में रेडी करके रखेगा, फिर आप खरीदने जाओगे। फ्यूचर में अपॉन फुलफिलमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर कंडीशन, आपने कंडीशन क्या रखी है? 1-1 लीटर की बोतल ही चाहिए, 10 लीटर तेल चाहिए पर 1-1 लीटर की बोतल में। इज इट अ कंडीशन? यस। कंडीशन फुलफिल होने के बाद लेके जाओगे। अग्री किया मैं खरीदूंगा, पैसे भी दूंगा, पर कंडीशन फुलफिल होने पे इट इज एग्रीमेंट टू सेल। याद रहेगा। और फ्यूचर मतलब फ्यूचर डेट, अभी रेडी नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शर्ट्स, आप लोगों ने बोला मुझे 10 शर्ट चाहिए ऑफिस स्टाफ के लिए, अभी रेडी है क्या? नहीं, पर अग्रीमेंट किया मैं खरीदूंगा, आई एम रेडी, आई एम विलिंग टू बाय सो एंड सो शर्ट्स। इज इट अग्रीमेंट टू सेल? इज इट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल? अरे हाँ ना, यस। मैडम वापस बोलो, पहले सेक्शन नंबर कौन सा पढ़ रहे हैं? 4 क्लॉज 1, फॉर क्लॉज 1 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल पढ़ रहे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मतलब क्या? इट इज अ, उसमें क्या होता है? ट्रांसफर और अग्रीमेंट टू ट्रांसफर व्हाट? प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स
किसको? फ्रॉम सेलर टू बायर, फ्री में ना, फोकट में ना, एट अ पर्टिकुलर प्राइस। इसको क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। इतना लिखो। अब इसको दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ। मैडम ऐसे सब मत लिखाया करो। अरे आप लोग इंग्लिश में लिखने वाले, मुझे पता है, पर याद ऐसे ही होता है ना। पॉइंट वाइज लिखो, नंबर 1 2 3, इतना डेकोरेशन करके घर पे, फिलहाल इतना, ठीक है। घर पे जाके फेयर नोट्स आराम से बनाना। यू हैव एम्पल टाइम, बट आई रिक्वायर सर्टन थिंग्स टू बी रिटन। वी आर टॉकिंग अबाउट 4 clause 1 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ठीक है। एक कॉन्ट्रैक्ट होता है वेयर बाय देर इज ट्रांसफर और अग्रीमेंट टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी इन गुड्स या ऑफ गुड्स फ्रॉम सेलर टू बायर एट अ पर्टिकुलर। परफेक्ट। डाउट? अभी तक कोई भी डेफिनेशन जो याद नहीं हुई? मैडम हम लोग तो बाय ऐड करते हैं, है ना। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। प्लीज वो लॉ सीखने का तरीका अलग, ये लॉ ऐसे नहीं सीखा जाता। ये लॉ आप भूलोगे भी नहीं, एग्जाम तक याद रहेगा अगर ये पर्टिकुलर फैशन में पढ़ा तो। फोर क्लॉज 1 को हम लोग डिवाइड करेंगे 4 क्लॉज 3 के दो पार्ट। 4 क्लॉज 3 के दो क्या लिखेंगे? ये एसएलई सेल और ये अग्रीमेंट टू सेल। ये बोल सकते हैं हम लोग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। इसको भी बोल सकती हूँ मैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अरे हाँ ना, क्यों? क्योंकि 4 clause 1 क्या है? तो ये अग्रीमेंट टू सेल भी बोला जाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ही। समझ में आ रहा है? सेल मतलब प्रेजेंट, अभी के अभी, और ये फ्यूचर। फ्यूचर में कब? फुलफिलमेंट ऑफ पर्टिकुलर कंडीशन, सॉरी, फुलफिलमेंट ऑफ पर्टिकुलर कंडीशन। और क्या था उसमें? फ्यूचर डेट, या फिर फ्यूचर डेट में लेके जा रहे हो। फ्यूचर डेट में गुड्स कलेक्ट करोगे या पर्टिकुलर कंडीशन फुलफिल होने पे गुड्स कलेक्ट करोगे, तो उसको क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बोलेंगे। यस। अग्रीमेंट टू सेल बोलेंगे। अग्रीमेंट टू सेल। प्लीज एग्जाम में आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, तो आप लोग खाली ये सेल लिख के आते हो। इट इंक्लूड्स एग्रीमेंट टू सेल ऑल्सो। याद रहेगा? दोनों है। यस। इजी। प्रेजेंट गुड्स, फ्यूचर गुड्स, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। डन। ट्राई कर रहे मैडम, लिखने की ट्राई कर रहे। चलो, अग्रीमेंट टू सेल इज कॉल्ड कंडीशनल सेल। सब लोग मानते हैं कोई कंडीशन फुलफिल होने पे तो उसको और एक नाम दे देंगे बाबा, इसको क्या बोलेंगे? कंडीशनल सेल। सेल तो है पर कंडीशनल। मैडम कितने नाम रखते हैं ये लोग, उन लोग की मर्जी। वेर एन एग्रीमेंट टू सेल प्रोवाइड्स दैट द ओनरशिप ऑफ द गुड्स shall be transferred at a future date, it becomes sale when the date arrives। जब फ्यूचर डेट आती है, जब आपका ऑयल रेडी हो जाएगा या आपका शर्ट्स रेडी हो जाएगा, उस दिन क्या होगा? एक्चुअल सेल। एक्चुअल सेल। आप पैसे दोगे, आपके गुड्स लेके आओगे, ठीक है। If the ownership is to be transferred on the fulfillment of some condition, the agreement to sell becomes sale when those conditions are fulfilled. In sale, both ownership and possession has to be transferred. सेल मतलब ओनरशिप और पोजीशन दोनों पहुंच जाना चाहिए। अगर ओनरशिप और पोजीशन दोनों नहीं पहुंचे तो सेल है क्या? नहीं। आप लोग ईएमआई पे टीवी खरीद के लेके आए, ठीक है, आपका टीवी हो गया, सब लोग हाँ बोल रहे। पोजीशन आपके पास है? अच्छा, टीवी वही देख रहा है
तो टीवी कौन देख रहा है घर पे? पोजीशन मतलब आपको डिलीवरी मिली, अरे डिलीवरी मिली क्या, टीवी उठा के घर पे लेके आए, तो यू आर इन पोजीशन ऑफ गुड्स, ओनरशिप आपके पास है। इज इट एग्रीमेंट टू सेल? इसको बोलते हैं कंडीशनल सेल या सेल, क्या बोले इसको? ईएमआई पे जो टीवी खरीद के लेके 1 लाख का टीवी लिया, संपदा ना, आपका नाम? पंकजा मैडम लेके आई एलजी का बड़ा 1 लाख का टीवी घर पे, है ना, पूरे पैसे दिए, उसने एक दिया ओनली 20,000, बाकी की 80,000 देने, बाकी ईएमआई हर महीने दे दूंगी। तो टीवी वो लोग अपने पास रखते हैं, आप घर पे लेके आते हो, घर पे लेके आए, पोजीशन आ गया, ओनरशिप आया क्या? व्हाट इज इट देन? विच टाइप ऑफ अग्रीमेंट इट इज? अग्रीमेंट टू सेल, कंडीशनल सेल, सेल क्या बोलते हैं? कंडीशनल सेल। ईएमआई नहीं दिया तो वापस लेके जाएंगे वो लोग, चलेगा? पकड़ बोलती मैं नहीं देने वाली, मेरा टीवी है। वापस लेके जाएंगे? यस, इफ यू डोंट पे द ईएमआई, ओनरशिप अभी भी किसके पास है? सेलर के पास। तो इज इट सेल? नहीं। सेल कब होगा? लास्ट ईएमआई भरने पे सेल हो गया। अभी क्या है? अग्रीमेंट टू सेल या कंडीशनल सेल है, ठीक है। आप ईएमआई पे जो उठा के लेके आए, गुड्स लेके आए, यस, यू कैन यूज, इज इट इन योर पोजेशन? यस, बट इज इट सेल? नो, बिकॉज यू विल बिकम द ओनर व्हेन? आफ्टर पेमेंट ऑफ लास्ट ईएमआई। तो सेल का मतलब कंपल्सरी ओनरशिप प्लस पोजेशन ट्रांसफर होना चाहिए, ओनरशिप और पोजेशन ट्रांसफर होना चाहिए। टेलर के पास सब लोग जाते हैं, देखा है टेलर का चेहरा? रेडीमेड गुड्स मैडम, टेलर पता तो है ना कौन रहता है, स्टिच करता है क्लोथ्स, आपने आपके क्लोथ्स टेलर को दिए, इज इट सेल? अरे पैसे देके क्लोथ स्टिच करके लेते हो ना, आपने कपड़ा दिया, वो कपड़ा सिलाई करके ड्रेस में ट्रांसफॉर्म होके आपको मिल रहा है, इज इट सेल? साहिल सोच रहा है क्या करो, सेल बोलो ना बोलो? सेल की डेफिनेशन अभी पढ़ा ना हम लोग ने, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इन विच प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स इज ट्रांसफर्ड। आपका कपड़ा जो स्टिच करना है वो ट्रांसफर कर रहे हो फ्रॉम सेलर टू बायर। हम लोग सेलर है, बेच रहे कपड़ा, वो बायर है, तो ये सेल ऑफ गुड्स है। ये आपको लॉजिक लगाना चाहिए ना, मैं आंसर करूँ ना। तो सेल ऑफ गुड्स में हमेशा क्या रहता है? ट्रांसफर रहता है, पर फ्रॉम सेलर टू बायर, ओनरशिप और पोजीशन दोनों। आपके टेलर के केस में आप लोगों ने दिया है, चार्जेस पे करके वापस आपको मिलने वाला है, इज इट सेल ऑफ गुड्स? नो, ठीक है, याद रहेगा। चलो, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। भी कॉन्ट्रैक्ट का एसेंशियल था, मेजर होना चाहिए, कंसेंट फ्री होना चाहिए, सब पढ़ा था ना हम लोग ने। वैसे ही इसका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के भी एसेंशियल रहेंगे, 2 पार्टी चाहिए, एक बायर एक सेलर। मैडम ज्यादा रहे चलेगा? हाँ, मिनिमम 2 पार्टी। सबके पास मोबाइल है, सबके पास कैमरा है, कैमरा मोबाइल में, टच स्क्रीन है, ठीक है, फोन लगता है, रिचार्ज करवाया तो कॉल रिसीव होता है। तो ये सब क्या है? बेसिक फीचर्स जो हर एक फोन में रहेंगे, मॉडल भले कोई भी हो। तो सेल का कॉन्ट्रैक्ट कोई भी हो ले, ये बेसिक होना चाहिए। मिनिमम 2 पार्टीज, खुद को ही सेल करोगे नहीं, तो मिनिमम 2 पार्टीज, मैक्सिमम कितने भी चलेंगे। मिनिमम 2 पार्टीज, सेलर एंड बायर। सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए। हवा सेल करते हैं मैडम, वो भी सेल करते हैं डब्बे में भर के, है ना। लेस के पैकेट में बहुत सारी हवा रहती है ना, वेफर्स 3-4 रहती है, हवा सेल करते वो लोग नहीं बेटा। देयर मस्ट बी अ सब्जेक्ट मैटर। अपने केस में सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, तो सब्जेक्ट मैटर क्या रहेगा? गुड्स। गुड्स मीन्स मूवेबल प्रॉपर्टी। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होना चाहिए, यस। पोजेशन रहेगा अभी और फ्यूचर डेट में ओनरशिप आएगा तो भी चलेगा? नहीं चलेगा ना। अग्रीमेंट टू सेल में पोजेशन आएगा आपके पास? नहीं। ओनरशिप आएगा? नहीं। फ्यूचर डेट में दोनों मिल रहा है, चलेगा। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप राइट्स चाहिए, एब्सोल्यूट ओनरशिप जनरल प्रॉपर्टी का। मतलब आपके पास अगर ओनरशिप नहीं है तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी नहीं हुआ, इट इज टू बी ट्रांसफर्ड ऑन अ फ्यूचर डेट। भले पोजेशन आ गया, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी माना जाएगा?
नहीं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कब माना जाएगा? जब आपके पास ओनरशिप आएगा तब, ओनरशिप आएगा तब, ट्रू ओनर। डिलीवरी, डिलीवरी मतलब इमीडिएट, डिलीवरी इन इंस्टॉलमेंट, डिलीवरी एट अ फ्यूचर डेट, कोई भी चलेगा। इमीडिएट मतलब अभी पैसा दिया, गुड्स खरीदा। इंस्टॉलमेंट में टीवी खरीदा। डिलीवरी एट अ फ्यूचर डेट, पैसा पूरा भर के जा, उसके बाद ही डिलीवरी मिलेगी, पॉसिबल। तो डिलीवरी एट अ फ्यूचर डेट भी हो सकता है। तो ओनरशिप कब होता है? डिलीवरी मिलने के बाद, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के बाद, ठीक है। पैसा भरोगे तब डिलीवरी मिलेगा, यस। प्राइस देना पड़ेगा फोकट में, प्राइस, प्राइस का मतलब बाटा सिस्टम, मनी कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ गुड्स। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में बी एब्सोल्यूट और कंडीशनल। एब्सोल्यूट रहेगा तो उसका नाम क्या दिया था हम लोगों ने? एब्सोल्यूट रहेगा तो सेल, कंडीशन रहेगा तो, थोड़ा जोर से, भूख लग गई, अग्रीमेंट टू सेल, सेल, ठीक है। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट के सारे वैलिड एसेंशियल्स चाहिए। अरे वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना तो सेल ऑफ गुड्स रहेगा क्या? नहीं। अनएनफोर्सिएबल है तो आपको अगर ड्रग्स खरीदने हैं, ड्रग्स का सेल, मूवेबल गुड्स है ड्रग्स, एक एक को मारने वाले अभी सब सो रहे, जागो। मूवेबल गुड्स ड्रग्स, लीगली वैलिड टू सेल एंड बाय ड्रग्स, इज इट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? तो इज इट सेल ऑफ गुड्स? नो, यस, नो। अरे एसेंशियल 7 नंबर बेटा, एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, अगर वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो सेल ऑफ गुड्स रहेगा। अगर गुटखा बैन कर दिया मुंबई में, गुटखा सुना है नाम, बैन कर दिया, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया किसी बंदे को गुटखा सप्लाई करने के लिए, इज इट सेल ऑफ गुड्स? मूवेबल प्रॉपर्टी है, बायर है, सेलर है, डिलीवरी हो रहा है, सब हो रहा है, तो भी वो सेल ऑफ गुड्स है क्या? नहीं। क्यों? उसका वैलिड एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। वन ऑफ द एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज एनफोर्सिएबिलिटी, लीगली एनफोर्सिएबल बाय लॉ, आप कोर्ट में जाके केस कर पाओ, अग्री। माइनर को गुड्स बेचा, इज इट सेल ऑफ गुड्स? ये साहिल भाई सब माइनर है, 16 ईयर्स का, उसने शर्ट खरीदा, इज इट सेल ऑफ गुड्स? अरे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहाँ हुआ? माइनर, अनसाउंड माइंड, ये सब के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है क्या? तो सेल ऑफ गुड्स हुआ क्या? तो आप जो भी अभी तक खरीद रहे हो इलीगल है ना। छोटा बच्चा चॉकलेट लेने जाता है, ठीक है, चॉकलेट खरीदने मम्मी को लेके जाता है, वो खरीदता है, इज इट सेल ऑफ गुड्स? नहीं, बोला नहीं। अरे है बेटा है, अगर आपका गार्डियन आपके साथ है या गार्डियन ने आपको परमिशन दी है तो, ठीक है, लीगली वैलिड है। इलीगल टर्म्स रहेगा तो नहीं। ये आपके दिमाग में पॉपअप होना चाहिए था, वैलिड एसेंशियल माइनर होता है, पर आपको नहीं होता पॉपअप। वापस चलो, एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कितना? 7। फर्स्ट, 2 पार्टीज, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, एब्सोल्यूट और 7th। चलो अभी एसेंशियल्स बोलने लगो। मैडम पक करा है ऐसे, अरे याद कैसे होगा बेटा? आई कैन गो ऑन एंड ऑन, मैं खत्म कर दूँ पूरा चैप्टर एक ही मिनट में, आई कैन डू दैट, मेरे पास मैजिक है, ट्राई करना है। एसेंशियल कितने पार्टीज? सेकेंड, 2 पार्टी क्या करेंगे? गरबा खेलेंगे, डांडिया। सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए 22 सेल के लिए, सब्जेक्ट मैटर। नेक्स्ट, फुकट में तो देंगे नहीं, पैसे चार्ज करेंगे। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, यहाँ पे ओनरशिप। नेक्स्ट, एब्सोल्यूट होगा तो भी चलेगा, कंडीशनल होगा तो भी। सिक्स्थ, वैलिड एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए।
और एक बाकी रह गया, कौन सा? अरे वो डर रही है, बोल बेटा क्या? डिलीवरी। अरे ये लोग सब पुराने लोग ऐसे डरने का नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं खाता, खाता है वो सब वेजिटेरियन लोग हैं, है ना, नो विल ईट यू। डिलीवरी ऑफ गुड्स, ठीक है, याद रहेगा। चलो, टू पार्टी, सब्जेक्ट मैटर, प्राइस, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, एब्सोल्यूट, कंडीशनल, एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, डिलीवरी। आंसर याद? अभी तक क्या क्या पढ़ा? इंट्रोडक्शन, पूरा पेज टर्न करके पूरा पढ़ के बता रहा है। अरे बेटा, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन कितनी पढ़ी? 9 डेफिनेशंस, 9 की 9 याद है? वाह, ये क्या रहता है? चलो, 2 क्लॉज 1 बायर, 2 क्लॉज 2 डिलीवरी, 2 क्लॉज 7 गुड्स, 2 क्लॉज 6 फ्यूचर गुड्स, 2 क्लॉज 11 है? है या नहीं है प्रॉपर्टी? 2 क्लॉज 13 कहाँ गया बेटा अपना? ये रहा। 2 क्लॉज 11 प्रॉपर्टी, 2 क्लॉज 13 कहाँ है? हाँ। 2 क्लॉज 14 स्पेसिफिक गुड्स, 2 क्लॉज 4 डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स, उसके बाद सेल अग्रीमेंट टू सेल या अग्रीमेंट ऑफ सेल या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, क्या पढ़ा? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। 4 क्लॉज 1 डिवाइडेड इनटू 2 प्लस 4 क्लॉज 3 सेल और अग्रीमेंट टू सेल, अग्रीमेंट टू सेल, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ा है? एसेंशियल्स, कितने एसेंशियल्स है? कितनी अच्छी क्लास है। चलो नेक्स्ट, अभी सेल और एग्रीमेंट टू सेल आप लोग अभी बताओगे डिफरेंस क्या है? इजी है, कुछ भी नहीं, अभी पढ़ा ना। इन केस ऑफ सेल द प्रॉपर्टी ट्रांसफर फ्रॉम सेलर टू बायर, कब? फ्यूचर डेट, इमीडिएटली, यहाँ पे इजी, फ्यूचर डेट। इट इज एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, खत्म। आज के बाद वो मेरी शक्ल नहीं देखेगा, मैं उसकी शक्ल नहीं दूंगी, ऐसा कुछ नहीं है। कल मैगी खरीदने जाएगी ना यार, पर कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, एग्जीक्यूटेड। यहाँ पे एग्जीक्यूटरी, एग्जीक्यूटरी के 2 टाइप्स के, कौन से? एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट 2 टाइप के पढ़े थे, कौन से? यूनिलैटरल, बायलैटरल, सुना है क्या नाम? यूनिलैटरल मतलब एक साइड से एक बंदे ने कॉन्ट्रैक्ट अपना हिस्सा खत्म कर दिया, दूसरे का बाकी है। बायलैटरल मतलब दोनों का बाकी है, ठीक है। तो अग्रीमेंट टू सेल is an executory contract. It may be unilateral executory or bilateral executory anyways. Agree? It creates right in rem. It creates right in personam. What do you mean by right in rem, right in personam? rem मतलब अगर आपकी चीज़ कोई खरीदी हुई खो गई तो पूरी दुनिया में जहाँ भी ये आपकी चीज़ है, आपका नाम लिख दिया उस पर, से लिखते नहीं है मैडम, मैगी के पैकेट वैकेट पे नाम नहीं लिखते हैं, पर अगर कुछ चोरी हो गया, चलो सोने की घड़ी, सोने की चेन कुछ खरीद ली, नाम लिखते क्या उस पर? दिस वॉच बिलोंग्स टू मी, लिखते हैं ना, स्क्रिबल करके 1 लाख की घड़ी खरीदी उस पर लिखते हैं। मैडम खराब हो जाएगा, ऐसा मत बोलो। राइट इन रैम मतलब राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। राइट इन रैम लिखो, जिसको याद नहीं है, होल वर्ल्ड मतलब चोरी हो गई तो पूरी दुनिया में भी जो भी चोर है वो वापस करने आएगा या पुलिस पकड़ के लेके आएगी। और पर्सन मतलब जिस बंदे ने लिया है वो बंदे को देना है, मतलब यहाँ पे जिसने प्रॉमिस किया है सेलर ने, वो बंदा अपने कॉन्ट्रैक्ट से अपनी जबान से मुकर नहीं सकता। उसने नहीं प्रोवाइड किया तो आई कैन सू हिम। पूरी दुनिया को केस करने बैठूगी, अरे इसने मेरा सामान नहीं दिया, नहीं, किसके अगेंस्ट केस कर सकती हो? एक इंडिविजुअल पर्सन, पर्सनली केस कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन। पर्सनल मतलब पर्टिकुलर पर्सन, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक ही जन ब्रीच करेगा, जिसके साथ अग्रीमेंट हुआ है उसके खिलाफ केस कर सकते हो, पर यहाँ पे पूरी दुनिया के खिलाफ केस कर सकते हो अगर आपकी चीज गुम जाती है तो, ठीक है। द बायर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस और डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स इवन इफ द गुड्स आर इन पोजीशन ऑफ सेलर। मैडम ये खतरनाक है।
चलो अभी क्या हुआ, मर्सिडीज खरीदी, यथार्थ ब्लैक कलर की मर्सिडीज बुकिंग की, मर्सिडीज खरीदी, बोलता है अच्छा दिन नहीं है, मम्मी ने बोला शनिवार के दिन नहीं खरीदने का कार, मैं आता हूँ सोमवार को लेके जाता हूँ, एक दिन कल आता हूँ, चलो सोमवार भी नहीं, कल संडे अच्छा दिन है, आज कम अच्छे मुहूर्त में कार लेके जाता हूँ, पूरा पैसा दिया कैश, कार किसकी, यथार्थ की, ओनरशिप किसका, यथार्थ का, पर पोजेशन लिया क्या उसने, नहीं, वहां पे ही छोड़ के गया, अरे डिलीवरी लिया, इज इट सेल ऑफ गुड्स, सेल नहीं है तो क्या बनाया उसने, पानी पूरी नहीं तो, अरे सेल हुआ ना बाबा, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ट्रांसफर ऑफ पोजीशन जरूरी है क्या, लिखा था, अरे जरूरी है पर लिखा था अपना, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में क्या था, ओनरशिप, एसेंशियल्स में पढ़ा था ना, ओनरशिप ट्रांसफर हो जाए तो सेल ऑफ गुड्स हो जाता है, यू बिकम द ट्रू ओनर, यस, सेलर ने सेल किया, बायर ने बाय किया, फॉर अ पर्टिकुलर प्राइस, मूवेबल प्रॉपर्टी, कार घूमती है तो वो ऐसे शोरूम में पड़ी, अटैच कार नहीं है, अग्री, इज इट सेल ऑफ गुड्स, अरे हाँ सेल ऑफ गुड्स हो गया, कल आके वो लेके जाएगा, उसको वापस पैसे मांगेगा, वापस पूछेगा ट्रू ओनर है या नहीं, चलो वो आके लेके गया, घर पे पहुंचा और कार ब्लास्ट हो गई, उसको कुछ नहीं हुआ, नीचे उतर गया था, मम्मी को बुलाने गया था, मम्मी कार आ गई करके, ठीक है नाउ वो जाएगा शोरूम में और चार्ज करेगा, बोलेगा मर्सिडीज इतने लाखों करोड़ों की मर्सिडीज ली और ब्लास्ट हो गई, बराबर ना, वो पैसे देने वाला है सेलर, सेलर विल रिटर्न द फुल अमाउंट टू यथार्थ, क्योंकि कार क्रैश ब्लास्ट हो गए, सब लोग हाँ बोल रहे, इतने अच्छे फ्रेंड्स हैं आपके, पैसे मिलेंगे, इंश्योरेंस कराया होगा तो इंश्योरेंस के पैसे मिलेंगे, हाँ पर सेलर पैसे देगा, अभी रिवर्स करते सिचुएशन, वो शनिवार को कार छोड़ के गया, अरे हाँ ना, शनिवार की रात को पवित्रा शोरूम को आग लगा के आता है, मेरे पास मर्सिडीज नहीं, उसके पास नहीं हो सकती, तो सारी मर्सिडीज उड़ गई इंक्लूडिंग यथार्थ, ओनर कौन है, यथार्थ, ठीक है, यथार्थ बोलेगा पैसे दे बाबा, मर्सिडीज तो नहीं दे रहा है, पैसे दे दे, तुझे इंश्योरेंस के पैसे मिलने वाले ना ऐसे भी, तू मुझे मेरे पैसे दे दे, सेलर विल गिव मनी टू यथार्थ, हाँ ना पता नहीं, कंडीशन क्या रखी, कार है या उड़ गई हवा में, ब्लास्ट, फायर, कचरा हो गया, किसने किया, पवित्रा ने किया, बाद में केस करते हो उस पर, फिलहाल कार मिलेगी नहीं, नहीं एशेज मिलेंगे, खाक है ना, हाँ उसको देख के खुश, वाह बोल रहा है, लेके जा बेटा, कुछ नहीं, माई क्वेश्चन इज इज द सेलर लायबल टू पे द बायर आफ्टर ही बिकम्स द ट्रू ओनर, अरे हाँ ना पता नहीं, हाँ नहीं वो आपको नहीं देगा, आपकी मर्जी से आप शोरूम में रखे गए थे, उसने उड़ाया कि अपना खुद का शोरूम, सारे लाखों करोड़ों का नुकसान किया, नहीं, उसने ड्यू कह लिया था, सारी कार रखी थी उसके साथ, कार रखी थी आपकी, वो भी आपके कहने पे, भाड़ा भी चार्ज नहीं किया था, एक दिन का चार्ज किया था, अरे पार्किंग लॉट में भी जाओ तो भी वो भाड़ा चार्ज करता है ना, इससे भाड़ा वाड़ा चार्ज किया नहीं, कल लेके जा बेटा तेरा ये कार, तो वो पैसा देगा क्या, नहीं, पर अगर अगर पैसे देने बाकी है, अग्रीमेंट टू सेल हुआ है, मतलब 10 लीटर ऑयल आपने जो खरीदे था, 10 लीटर ऑयल का कैन रेडी है, इज इट सेल, नो, कंडीशनल सेल है, 1-1 लीटर की बोतल में डालना बाकी है, ठीक है, 1 लीटर बोतल की तैयार होने से पहले आग लगे दुकान को, ठीक है, अभी आपके पास पैसा लेगा क्या सेलर, बोलेगा अरे मेरा 10 लीटर तूने खरीदा था ना, अग्री किया था खरीदने के लिए, उसका पैसा दे, अगर वो बॉटल के रूप में तैयार होता तो भी नहीं, क्यों, अपने पैसा दिया, यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अरे हुआ या नहीं हुआ, मेरे पापा जागो,
वी कम टू योर सेल। सेल के केस में क्या बात की भाई साहब की मर्सिडीज उड़ गई। मर्सिडीज अगर किसके पोजेशन में है, इररिलेवेंट, ठीक है। वंस ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड, लायबिलिटी कौन बेयर करेगा, बायर सेलर, बायर, ठीक है। सेल के केस में ओनरशिप ट्रांसफर होते ही, सेल कंप्लीट होते ही कहीं भी रख दे गुड्स, गुड्स को कुछ भी हुआ, नुकसान किसका, बायर, ठीक है। आपने पनीर खरीदा, पेरिशेबल आइटम, बोला मैं घूम के आता हूँ, रात को लेके जाता हूँ, रात तक उसे फ्रिज में रखा था तो भी बिगड़ गया, तो किसकी लायबिलिटी, सेलर या बायर, बायर। एक बार सेल कंप्लीट होने के बाद ओन पोजेशन किसके भी पास हो, इररिलेवेंट, हु इज लायबल, इतना याद रहेगा, ठीक है। अभी अग्रीमेंट टू सेल के केस में अगर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है, ओनरशिप पोजेशन तो नहीं हुआ है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है, ठीक है, और पोजेशन भी ट्रांसफर, पोजेशन तो होगा ही नहीं दोनों केस में, तो लायबिलिटी किसकी, यहां पे सेलर। अगर ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है, पोजेशन ट्रांसफर नहीं हुआ है, तो लायबिलिटी किसकी, बायर। मैडम एग्जांपल दो। चलो ये ऑयल खरीदा था आपने, ओनरशिप ट्रांसफर हुई थी, नहीं, पैसे दिए थे, नहीं, पोजेशन लिया था, नहीं, आग लग गई, कौन रिस्पॉन्सिबल, सेलर। नुकसान किसका, सेलर, क्योंकि उसने खाली अग्रीमेंट टू सेल किया था, अभी तक रेडी नहीं था, पैसे नहीं दिए, कुछ नहीं हुआ, लायबिलिटी किसकी, सेलर की। यहाँ पे ओनरशिप ट्रांसफर हो गया, मतलब वो कैंस में रेडी है, ठीक है, उसने ट्रक में लोड कर दिया, आपने बोला था मेरे घर तक पहुंचा देना, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, पोजेशन ट्रांसफर होना बाकी है, घर तक पहुंचना बाकी है, अभी ट्रक को आग लग गई, ठीक है, आपके गुड्स तो गए, पर अभी लायबिलिटी किसकी, बायर। आपके बोलने अनुसार उसने ट्रक में लोड कर दिया गुड्स को, जैसे बोला था वैसे, अभी गुड्स का कुछ हो गया तो फिर आपकी लायबिलिटी। दुकान से बाहर निकलते ही, ठीक है, आप लोग वड़ा पाव लेके निकले, है ना, वड़ा पाव खरीदा, पैसे दिए 15 रुपये, अभी जाते ब्रेक में जाते, वड़ा पाव के लिए 15 रुपये दिए, वड़ा पाव लिया, ठीक है, आपके हाथ में आते ही सेल कंप्लीट, नीचे उतरते पीछे डॉगी खड़ा था ना, भाव भाव कर रहा था, हाथ से वड़ा पाव छूट गया, तो बोलेगा पैसे वापस दे भाई, वड़ा पाव तो खाया नहीं, चलता है क्या, नहीं। तो ओनरशिप ट्रांसफर हो या ना हो, पोजेशन ट्रांसफर हो या ना हो, तो सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बाहर की। आपके वड़ा पाव के केस में ओनरशिप ट्रांसफर हुआ, पोजेशन ट्रांसफर हुआ, अरे हाँ ना, अभी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसका लॉस, बायर का लॉस, किसका लॉस, बायर का लॉस। पर वड़ा पाव बेचारा अभी तक बना रहा है, उसके हाथ में, आपके हाथ में पोजेशन नहीं आया, यू आर द ट्रू ओनर, पैसे दिए, ओनर आप हो, ठीक है, पर आपके पास पोजेशन आया नहीं, उसके एंड से कुछ गड़बड़ हो रही है, उसके हाथ से वड़ा पाव गिर गया, ठीक है, तो अभी वो दूसरा वड़ा पाव देगा या नहीं देगा, बोलेगा नहीं, नहीं लेके जा, देगा, तो अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, सेलर। ये हम लोग वापस डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। यहाँ से डिस्टिंग्विश से कंटिन्यू करेंगे, डिस्टिंग्विश नंबर 4 तक कंप्लीट, याद रहेगा, यहाँ तक कुछ डाउट, वी आर डन फॉर द डे।